गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं बेटे? एकदम बढ़िया। हर्ष कपूर, यस सर, वेरी गुड। मनजोत सिंह, कैसे बेटे आप लोग? सर एकदम बढ़िया। आइए बेटे शुरू करते हैं आज की क्लास। यस सर, आज की क्लास शुरू करो सर। आज की क्लास में क्या है? आज की क्लास में बेटे एक नया टॉपिक डिस्कस करना है, लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस। हाँ, ये और इसके बाद एक दो टॉपिक ऐसे और आएंगे जो आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकते हैं, क्योंकि आपने 11th और 12th में अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है, इनकी खूब डिटेल में पढ़ रखा है। लेकिन इन्हीं टॉपिक को हम दोबारा देख रहे हैं बेटे, हम सीए फाउंडेशन के पर्सपेक्टिव से। ठीक, शुरू करते हैं सर। बिल्कुल शुरू करो। ये लो बेटे, क्यों फोन का क्या करना है? अच्छा ये लो, बोल के देना वापस। हाँ लो बेटे, लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले बात आती है कि इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, मैं फिर से बता दूं बेटे, अगर किसी को कोई भी बीच में डाउट आए तो यहां पर एक हैंड रेस का ऑप्शन होता है आपके रिएक्शन में। आप रिएक्शन में हैंड रेस का ऑप्शन को प्रेस करें। जैसे ही आप हैंड रेस करेंगे मैं आपके माइक को अनम्यूट करूंगा, फिर आप बोल के अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है सर, ओके। बोलो बेटे, समझ में आ गई बात, हाँ या ना? अरे यस नो कुछ तो बोलो बेटे। क्या अपनी क्लास में बिल्कुल ऐसे शांत शांत बैठे हैं सब लोग, कोई एनर्जी नहीं, कुछ नहीं? हाउ इज इट पॉसिबल? ओके सर, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव सर, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले बेटे लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि कंसेप्ट, लेजर का कंसेप्ट क्या होता है, लेजर क्यों बनाए जाते हैं, क्या होते हैं लेजर, इनकी बातें करेंगे। दूसरा, लेजर पोस्टिंग की टेक्निक क्या होती है, यानी मोटे मोटे तौर पे किस तरीके से लेजर पोस्टिंग की जाती है। हालांकि आप सभी लोग लेजर पोस्टिंग करना बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन लेजर पोस्टिंग करते समय ट्रांजैक्शन को कैसे पढ़ा जाता है, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होती है, यह मुझे बेसिकली आपको सिखाना है। क्योंकि ये जो इंटरप्रिटेशन है, यही इंटरप्रिटेशन आपके आगे आने वाले सभी चैप्टर्स के अंदर एप्लीकेबल होगी। तीसरा, यहां पर आप किस अकाउंट को बैलेंस करेंगे, किन अकाउंट को क्लोज करेंगे, बैलेंसिंग क्यों होती है, क्लोजिंग क्यों होती है। उसके बाद बैलेंसिंग करते समय या क्लोजिंग करते समय बैलेंस कैरिड डाउन या बैलेंस ब्रॉट डाउन, इन सब वर्ड्स का जो इस्तेमाल करते हैं, इनका मतलब क्या होता है, क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद नए अकाउंट किस तरीके से ओपन किए जाएंगे, किस तरीके से नए अकाउंट में ओपनिंग बैलेंसेस ट्रांसफर किए जाएंगे या क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे, ये सारी बातें भी हमारी इसके अंदर होगी। इसके बाद यहां पर ट्रायल बैलेंस का क्या पर्पस होता है, क्यों हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस कितनी मेथड से बनाया जाता है, किस तरीके से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, उसकी बातें होंगी हमारे इस टॉपिक के अंदर। और इसके बाद में लगभग आखिरी में ट्रायल बैलेंस के अंदर और क्या क्या प्लस माइनस हो सकता है, किस तरीके से ट्रायल बैलेंस के अंदर एडजस्टमेंट किए जा सकते हैं, ये सारी बातें हमारी इस टॉपिक के अंदर होंगी। तो लगभग इतनी बातें हम इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। और ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपके सीए फाउंडेशन के लिए एक माइलस्टोन का काम करेगा। माइलस्टोन वर्ड में इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे आने वाले जो टॉपिक हैं, उन टॉपिक के अंदर ये लेजर पोस्टिंग, इसकी इंटरप्रिटेशन और इनके अंदर यूज की गई टेक्निक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है सर, शुरू करो। चलो बेटे, अगर मैं लेजर पोस्टिंग की बात करूं तो लेजर पोस्टिंग में कुल मिला के हमने सबसे पहले जनरल प्रॉपर मेंटेन किया। जनरल प्रॉपर के अंदर जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होते गए, जैसे जैसे इवेंट्स होते गए, हमने उनकी एंट्रीज बना ली। अब जनरल प्रॉपर के अंदर प्राइमरी एंट्री तो आपने कर ली। प्राइमरी एंट्री करने का मतलब जिस समय ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ उसी समय आपने अपने जनरल प्रॉपर के अंदर उसको रिकॉर्ड तो कर दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो बात एकदम ठीक थी। लेकिन बेटे वहां पे जितने ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड हैं सारे मैच्ड है। मैच्ड होने का मतलब है, पहले आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस की तो कैपिटल का ट्रांजैक्शन लिख दिया, फिर आपने फर्नीचर परचेस किया, फिर आपने गुड्स परचेस किया, फिर आपने लैंड एंड बिल्डिंग परचेस की, फिर आपने सेल्स किया, कभी कैश में कभी क्रेडिट में, फिर कोई सेल्स रिटर्न आया, फिर कैश रिसीव हुआ, यानी जो भी ट्रांजैक्शन हुए आप जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते गए वैसे वैसे रिकॉर्ड करते गए। लेकिन अभी आपके जनरल प्रॉपर में जो इंफॉर्मेशन है वो सारी गुत्थम गुत्था है, मिली जुली है, मैच्ड अप है। अब आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन समरी के फॉर्म में चाहिए कि भाई हम ये पन्ना पलटाएं और हमको परचेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, हम ये पेज नंबर खोले और हमें सेल्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। हमारे पास एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां हमें हमारी पार्टी से रिलेटेड सारे के सारे ट्रांजैक्शन मिल जाए। तो यहां पर अब मजबूरी यह है आपकी कि जो ट्रांजैक्शन आपने जनरल प्रॉपर के अंदर एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं, अब उनको प्रॉपर क्लासिफिकेशन की जरूरत है। अब आपको उन ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई करने का मतलब होता है ग्रुप बनाना है।
यू हैव टू प्रिपेयर द डिफरेंट ग्रुप। आपको अलग अलग ग्रुप बनाने हैं, अलग अलग ग्रुप बनाने के बाद आपको सारे ग्रुप्स को या सारे ट्रांजैक्शन को सेग्रीगेट करना है। जब भी मैं कहता हूं क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है आपको अलग अलग ग्रुप बनाने हैं, और ग्रुप हमेशा जो होंगे वो हेट्रोजीनियस बेसिस पर होंगे। सर हेट्रोजीनियस का मतलब, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि एक ग्रुप में उसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे, उस ग्रुप में उसके अलावा किसी और से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। तो मैंने कहा भाई हर एक ट्रांजैक्शन का, हर एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का एक एक ग्रुप होना चाहिए, और उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन उसी ग्रुप में होने चाहिए, ताकि उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की जब भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाए। फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्रुप बनाया परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट के अंदर परचेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कितनी हमने कैश परचेस की, कितनी हमने क्रेडिट परचेस की, किस डेट को परचेस की, कितने अमाउंट की परचेस की, क्रेडिट परचेस हुई तो किस किस पार्टी से कितने कितने रुपए की क्रेडिट परचेस की, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मुझे कहां मिल जाएगी, परचेस अकाउंट के अंदर मिल जानी चाहिए। वैसे ही अगर मैंने सेल्स की है तो कितने रुपए की कैश सेल्स हुई, कितने रुपए की क्रेडिट सेल्स हुई, कितनी डेट को कितने रुपए की सेल्स हुई, क्रेडिट सेल्स हुई तो किस किस पार्टी को कितने कितने का सामान बेचा है, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे मेरे सेल्स अकाउंट से मिल जानी चाहिए। इस तरीके से मैंने परचेस का एक अलग ग्रुप बना दिया, सेल्स का एक अलग ग्रुप बना दिया। तो इस तरीके से जो ग्रुप बनाए जाते हैं उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन, और ये जो ग्रुप बनाए जाते हैं इनको अकाउंटिंग में कहते हैं हम लोग अकाउंट्स। तो यहां पे जब मैं कहता हूं क्लासिफिकेशन, इसका मतलब आपको डिफरेंट ग्रुप बनाने हैं, अलग अलग ग्रुप में उससे रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस होने चाहिए, एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। और यही आपकी लेजर पोस्टिंग का कंसेप्ट भी है, यही आपकी लेजर पोस्टिंग की डेफिनेशन भी है। ठीक, आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द जर्नल, जर्नल में एक बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देने के बाद अब जितने भी ट्रांजैक्शंस आपकी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड हुए हैं, अब उनको क्लासिफाइड करना जरूरी है। क्लासिफाइड करने का मतलब उनकी क्लासिफिकेशन होनी जरूरी है, एंड ग्रुप्ड इनटू द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट। यहां पर बेटे आप अलग अलग अकाउंट बना के इनको ग्रुप करेंगे ताकि इनकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो सके। दैट इज द बेसिकली लेजर कंसेप्ट। दूसरा, वो जो बुक जिसमें आप अलग अलग अकाउंट ओपन करेंगे, जिसमें आप एक्चुअल ग्रुपिंग करेंगे, उस बुक को हम लोग कहेंगे बेटे लेजर बुक, या तो सिंपली हम उसको कह देते हैं लेजर। जैसे हमने एक अलग से रजिस्टर या नोटबुक या जो भी आपने मेंटेन की हो, एक अलग से बुक मेंटेन की जिसमें हमने सारी जर्नल एंट्रीज लिखी थी, उसको हमने कहा था जर्नल। वैसे ही जिस नई बुक के अंदर आप सारे के सारे अकाउंट ओपन करते हैं उसको कहते हैं लेजर या लेजर बुक। तो हम लेजर बुक के अंदर सारे के सारे अकाउंट ओपन करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट है कि रेवेन्यू अकाउंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम सारे अकाउंट उसके अंदर ओपन करेंगे और प्रॉपर सारे ट्रांजैक्शन को हम प्रॉपर सारे ट्रांजैक्शन को हम क्लासिफाई करेंगे। एक्सक्यूज मी। हाँ बेटे, तो इस तरीके से हमारी एक नई बुक मेंटेन होगी। नई बुक के अंदर हम अलग अलग अकाउंट ओपन करेंगे, उन अलग अलग अकाउंट के अंदर हम प्रॉपर तरीके से ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करेंगे। तो जो बुक है उसको कहते हैं लेजर, और ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है जिसमें हम अकाउंट्स के अलग अलग अकाउंट्स को क्लासिफाई करके अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज लेजर पोस्टिंग। ठीक है सर, ये भी हो जाएगा। इसके बाद अब सवाल यह है कि सर हमारे पास में दो बुक हो गई। कौन कौन सी दो बुक हो गई? मान लेता हूं बेटे मेरे पास में दो बुक हो गई, ये वाली। पहले तो बेटे एक मैंने ये वाली बुक मेंटेन की। अब इस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है बेटे? इस बुक के अंदर मैंने पूरी जर्नल एंट्री करी है, ये हो गई आपकी जर्नल प्रॉपर। दूसरे बेटे साइड बाय साइड मैंने ये वाली बुक मेंटेन की है। सर इस बुक के अंदर क्या है बेटे? इस बुक के अंदर मैं अपनी पूरी की पूरी लेजर पोस्टिंग कर रहा हूं। ऐसे मेरे पास में दो अलग अलग बुक्स तैयार हैं। अब सवाल ये है कि सर इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है? जर्नल इंपॉर्टेंट को हम या जर्नल प्रॉपर को हम ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक माने, या लेजर पोस्टिंग जिसमें हो रही है उसे हम अपनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक माने? बेटे मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं और जवाब की उम्मीद करता हूं कि अगर आपके पास में दो अलग अलग अकाउंट्स की बुक है तो उन दोनों बुक में एक है आपके पास में जर्नल प्रॉपर और एक है आपके पास में लेजर, दोनों में से आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक कौन सी होनी चाहिए?
बोलो बेटे, दोनों में से आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक कौन सी होनी चाहिए? ऐसे ही मतलब, ठीक है सर अभी तो आपने समझाया नहीं है, फिर भी अगर मैं आपसे कहूं कि बेटे दो रजिस्टर आपके पास में है, लेजर, उत्कर्ष ने कहा बेटे लेजर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक होनी चाहिए, बात एकदम सही है। अगर मेरे पास में दो बुक है, एक है बेटे मेरे पास में जर्नल और एक है मेरे पास में लेजर, तो ऐसी कंडीशन में जो लेजर बुक है बेटे, लेजर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक होती है, इट इज मोर इंपॉर्टेंट, और ये मोर इंपॉर्टेंट इसीलिए बेटे हम इसको कहने लगते हैं प्रिंसिपल बुक। लेजर इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल बुक। सर ऐसा क्यों? ऐसा बेटे इसीलिए क्योंकि ये जो आप लेजर पोस्टिंग करेंगे जिस लेजर बुक में, इसी लेजर पोस्टिंग के भरोसे बेटे आगे जाके आपकी इसी लेजर पोस्टिंग के भरोसे आगे जाके बेटे आपने अपना ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है, इसी लेजर बुक के बेसिस पर आपने अपने फाइनल अकाउंट बनाने हैं, आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, आपने अपनी बैलेंस शीट बनानी है। इसीलिए लेजर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये अभी से लेके आखिरी तक की अकाउंटिंग के लिए आपके काम आने वाला है। तो फिर जनरल प्रॉपर मेंटेन ही क्यों करते हैं बेटे? जनरल प्रॉपर जो होती है वो होती है आपकी सेकेंडरी बुक, या इंपॉर्टेंस के बेसिस पर देखा जाए तो इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम होती है, इसलिए इसको हम लोग कह देते हैं बेटे सब्सिडरी बुक। इसलिए इसको हम लोग कह देते हैं बेटे सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक इसीलिए क्योंकि जनरल प्रॉपर एक टाइप से हमारे लिए एविडेंस का काम करती है कि भाई ये ट्रांजैक्शन इस समय हुआ था और जिस समय ट्रांजैक्शन हुआ हमने उसी समय उसको अपने जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया था। तो लेजर में जो लेजर पोस्टिंग हो रही है वो किस बेसिस पर हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उसके लिए कोई ना कोई तो आपका सपोर्टिंग एविडेंस होना चाहिए, और ये जो सपोर्टिंग एविडेंस होता है बेटे वो होता है आपका हमेशा जर्नल प्रॉपर। तो जनरल प्रॉपर सब्सिडरी बुक है, और ये ट्रांजैक्शन की एक बार लेजर पोस्टिंग होने के बाद हमारी अकाउंटिंग में कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, इसलिए बेटे यहां पर जर्नल प्रॉपर को सब्सिडरी बुक कहा जाता है, लेकिन लेजर को हमेशा क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल बुक। लेकिन और अगर मैं फर्दर क्लासिफाई करके देखूं तो जनरल प्रॉपर में ट्रांजैक्शन पहली बार रिकॉर्ड होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं बेटे प्राइमरी बुक। याद रखना बेटे, यहां पर वर्ड्स के साथ में अक्सर खेला जाता है। मैं बार बार कह दूं बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 तीन पार्ट में होगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए के अंदर ट्रू एंड फॉल्स के 6 स्टेटमेंट होंगे, उन 6 स्टेटमेंट के अंदर थ्योरेटिकली कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जनरल प्रॉपर को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल बुक और लेजर को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी बुक। हाँ याद रखना बेटे, कंफ्यूज मत होना नाम में। जनरल प्रॉपर को हम लोग प्राइमरी बुक इसीलिए कहते हैं क्योंकि जिस समय ट्रांजैक्शन होता है उसी समय आप उसको अपनी जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। तो पहली बार ट्रांजैक्शन क्योंकि आपके जनरल प्रॉपर में ही रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए उसको कहते हैं प्राइमरी बुक। जनरल प्रॉपर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने के बाद उसकी क्लासिफिकेशन होगी, बाद में उसकी लेजर पोस्टिंग होगी और बाद में उसके बेसिस पर लेजर बनाए जाएंगे, इसलिए लेजर को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी बुक। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर होगी आपकी प्राइमरी बुक, लेजर होगी आपकी सेकेंडरी बुक। बट ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस आपकी लेजर होगी यहां पर प्रिंसिपल बुक और जर्नल होगी आपकी सब्सिडरी बुक। ठीक है सर, तो यहां पर ये जो आप लेजर बुक मेंटेन कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो नोन एज द प्रिंसिपल बुक, जहां पर अकाउंट वाइज बेसिस पर आप क्लासिफिकेशन करके सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन को एक जगह आप रिकॉर्ड कर देते हैं। अब सर सवाल यह है कि लेजर बनाया कैसे जाए? लेजर बनाने का फॉर्मेट भी अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, कई सदियों से चला आ रहा है बेटे, इसलिए इस फॉर्मेट को हम कन्वेंशनली इसी तरीके से फॉलो करते हैं। हाँ, लेकिन आजकल लेजर का नया फॉर्मेट भी मार्केट के अंदर आ गया है जो ज्यादा कन्वीनियंट है, और बहुत सारी जगह पे देखेंगे तो आप लेजर का नया वाला चेकबुक फॉर्म जिस टाइप से होता है उस तरीके से लेजर आपको मिलने लगे। लेकिन हम अपने एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो कन्वेंशनल तरीका है उसी तरीके से लेजर बनाएंगे। पहला कॉलम होगा डेबिट, और आप अपने पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपका एक लेफ्ट हैंड साइड होगा और एक राइट हैंड साइड होगा। पेज का जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो होगा आपका डेबिट साइड, और पेज का जो राइट हैंड साइड होगा वो होगा आपका क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आप अपने 4 कॉलम बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। क्रेडिट में भी आप 4 कॉलम बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ऐसे 4 कॉलम डेबिट में होंगे, 4 कॉलम क्रेडिट में होंगे। लेकिन लेजर पोस्टिंग करते समय हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब बेटे उस समय मेरी मजबूरी है कि मेरे पास में थोड़ी सी जगह कम होती है, इसलिए मैं डेट का कॉलम नहीं बनाऊंगा और जेएफ का कॉलम नहीं बनाऊंगा। वैसे ही क्रेडिट में मैं डेट का कॉलम भी नहीं बनाऊंगा, मैं जेएफ का कॉलम भी नहीं बनाऊंगा। लेकिन अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है लेजर पोस्टिंग से रिलेटेड, तब बेटे आपको इस कंप्लीट फॉर्मेट को अपनी आंसर शीट के अंदर दिखाना कंपलसरी होगा। हालांकि जहां जहां लेजर पोस्टिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन हमारे क्लास के अंदर डिस्कस होने हैं, तो वहां पे कौन से कॉलम को रखा जा सकता है, कौन से कॉलम को छोड़ा जा सकता है, ये हमारा डिटेल डिस्कशन बाद में होता रहेगा।
ठीक है सर। तो अल्टीमेट व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ लेजर? डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, क्रेडिट में होगा डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ योर लेजर। सर होगा क्या? जिस डेट का ट्रांजैक्शन है वो यहां पर डेट के कॉलम में लिख दिया जाएगा। अब डेबिट या क्रेडिट वो तो ट्रांजैक्शन का नेचर डिसाइड करेगा। उसके बाद जिस पार्टी से रिलेटेड या किसी अकाउंट का जहां पर सेकंड इफेक्ट आप डालने वाले हैं, उस सेकंड इफेक्ट डाले जाने वाले अकाउंट का नाम आप कहां पे लिखते हैं? पर्टिकुलर में। जितने रुपए का ट्रांजैक्शन उसको लिख दिया आपने अमाउंट में। हालांकि ये बात आपको लेजर पोस्टिंग करते समय और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है सर, शुरू करें लेजर पोस्टिंग। बिल्कुल, लेजर पोस्टिंग के अंदर एक चीज मुझे और बतानी है, यूटिलिटी ऑफ लेजर। लेकिन यूटिलिटी ऑफ लेजर बेटे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगर डिस्कस किया जाए तो यह ज्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से। आओ, यह है हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सर क्या हमें भी लिखना है? नहीं, अभी आपको नहीं लिखना है। यह ऐसा चैप्टर है जिससे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, लेकिन ये आपका बेसिक है। आपके बेसिक को ये स्ट्रॉन्ग करेगा, जिसकी जरूरत आपको आगे जाके पड़ेगी। इसीलिए क्लास के अंदर इसका डिस्कस होना जरूरी है। आपको जहां से लिखना होगा, आपको जहां से नोट करना होगा, वो मैं आपको खुद बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हाँ, मैं नहीं चाहता कि आप अननेसेसरी लेबर करें। मैं नहीं चाहता बेटे अननेसेसरी आप ऐसी जगह मेहनत करें जहां पे उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है सर, ओके, आगे चलते हैं। प्रिपेयर लेजर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, डिटेल जर्नल एंट्री इज नॉट रिक्वायर्ड। कुछ ट्रांजैक्शंस आपको दिए गए हैं, इन्हीं ट्रांजैक्शन की आपको लेजर पोस्टिंग करके दिखानी है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मेंटल प्रोसेस है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप भी समझ जाएंगे लेजर पोस्टिंग कैसे होती है, मेरा भी काम हो जाएगा कि मैं आपको समझा सकूं लेजर पोस्टिंग कैसे होती है। इसलिए फिलहाल आपको लिखना नहीं है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला। आप बोलो कि सर इतने सारे ट्रांजैक्शन होंगे और इतने सारे ट्रांजैक्शन के हमको लेजर बना के दिखाने होंगे और ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला। सर जब एग्जाम में नहीं आने वाला तो पढ़ा क्यों रहे हो? पढ़ा मैं इसीलिए रहा हूं क्योंकि इसी की नॉलेज आपके आगे के फर्दर चैप्टर में एप्लीकेबल होने वाली है। इसलिए मेरी मजबूरी है कि मुझे इसको अभी आपके क्लास में डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। चलो बोलो, शुरू करें बेटे लेजर पोस्टिंग का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना जल्दी से। बोलो हाँ या ना? यस सर। चलो बेटे, उत्कर्ष ने कहा यस सर। बाकी क्लास के और स्टूडेंट का क्या ख्याल है बेटे? पारस ने भी कहा यस सर। बाकी और बेटे हाँ ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, तब तो मुझे लगेगा कि नहीं क्लास हमारी जिंदा है, जिंदा लोग बैठे हैं। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है सर, आप आगे बढ़ो सर। हमारी तरफ से हर्ष ने भी कहा यस सर। हमारी तरफ से सर पूरी कंसेंट है। अभी तो हम सर आराम से देख रहे हैं, फिर जहां जहां डाउट लगेगा पूछते जाएंगे। मैंने कहा ये भी ठीक है। चलो भाई, पहला ट्रांजैक्शन, एक एक ट्रांजैक्शन लेंगे और इसकी लेजर पोस्टिंग करना शुरू करेंगे। पहला ट्रांजैक्शन था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। अब इन्होंने कहा है कि एंट्री की जरूरत नहीं है, और मैं बार बार कह रहा हूं बेटे अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना है। बेकार में कॉपीज भरने से, बेकार में पेजेस भरने से और अपने आप को यह एहसास दिलाने से कि हमने बहुत पढ़ा है, कोई मतलब नहीं है। सही जगह पे मेहनत होनी चाहिए, वहां पर मैं आपसे आपकी मेहनत खुद ही करवा लूंगा, उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। वैसे तो क्वेश्चन के अंदर एंट्री नहीं मांगी है, फिर भी अगर आप एंट्री बनाते तो एंट्री क्या बनाते? सर हमें एंट्री बनाते कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब अगर मुझे इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है तो पहले मुझे इसका डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन देखना पड़ेगा। सर ये डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? असल में जो भी आपकी जर्नल एंट्री होती है बेटे, जर्नल एंट्री आपकी किसी भी ट्रांजैक्शन का एक शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे होता है ना बेटे, हम डॉक्टर के जैसे हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर के लिए लिख देते हैं DR, उसके बाद हम मिस्टर के लिए लिख देते हैं MR. मिसेस के लिए लिख देते हैं MRS। ऐसे करके हम कुछ अपने एब्रीविएशन डेवलप कर लेते हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म डेवलप कर लेते हैं कि इतना बड़ा बड़ा लेटर कौन लिखेगा, इतना बड़ा बड़ा वर्ड कौन लिखेगा, उसका हम अपना एक शॉर्ट फॉर्म डेवलप कर लेते हैं। तो आपकी जर्नल एंट्री भी किसी भी ट्रांजैक्शन का शॉर्ट फॉर्म होती है। अब लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म है तो पढ़ा तो इसको डिटेल में ही जाएगा। जब आप इंटरप्रिटेशन करेंगे तो डिटेल में इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, आधा अधूरा इंटरप्रिटेशन तो करेंगे नहीं। तो अगर मुझे इसकी इंटरप्रिटेशन करनी हो तो मुझे इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले मुझे अपने डेबिट को पढ़ना पड़ेगा। क्या कह रहा है मेरा डेबिट? मेरा डेबिट कहता है कैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹2 लाख। यानी बेटे मेरा डेबिट कह रहा है कैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹2 लाख। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पास में एक सेपरेट ग्रुप या एक सेपरेट अकाउंट होना चाहिए जिसका नाम होगा कैश अकाउंट। उसके बाद डेबिटेड का मतलब होता है बेटे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज। आप अपने कैश अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में 2 लाख रुपए लिखो। यह है इसका मतलब। यू हैव टू राइट 2 लाख रुपीज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर कैश बुक। यह होती है बेटे इसकी कंप्लीट इंटरप्रिटेशन।
ठीक, मेरे साथ साथ बोलेंगे व्हाट द डेबिट इज सेइंग, व्हाट इज द कंप्लीट इंटरप्रिटेशन ऑफ डेबिट। डेबिट की कंप्लीट इंटरप्रिटेशन होगी कैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹2 लाख। कैश अकाउंट आपका, कोई आपके पास में सेपरेट कैश अकाउंट होना चाहिए। कैश अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में आप ₹2 लाख लिखेंगे। अगर मैं इसको लेजर पोस्टिंग करना चाहूं तो सबसे पहले बेटे मुझे कैश अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ये रहा मेरा कैश अकाउंट। सर हम भी लिखें? नहीं, आपको अभी नहीं लिखना है, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग करना चाहूं, डेबिट की सिर्फ अगर लेजर पोस्टिंग करना चाहूं, तो डेबिट मुझसे कह रहा है कि आपके पास एक कैश अकाउंट होना चाहिए। अभी तक तो मेरे पास कैश अकाउंट नहीं था, तो मैंने एक पेज ओपन किया, लेजर का एक पेज नंबर 1 निकाला बेटे, ये है मेरी लेजर बुक। लेजर बुक का पेज नंबर 1 निकाला, पेज नंबर 1 के अंदर मैंने लिख दिया बेटे कैश अकाउंट। ठीक है, ये मेरा कैश अकाउंट ओपन हो गया। अब दिक्कत ये है, कैश अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड है डेबिट साइड, राइट हैंड साइड है क्रेडिट साइड। मुझे लिखने हैं ₹2 लाख। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखूं कि राइट हैंड साइड में लिखूं? तो मेरी एंट्री कह रही है आप कैश अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में ₹2 लाख लिख दो। तो बस मुझे इतना ही करना है। ये जो ₹2 लाख का अमाउंट है, ये ₹2 लाख का अमाउंट मुझे अपने कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देना है। ठीक, यस सर, ठीक है, बात सही है। अब सवाल यह है कि सर पर्टिकुलर के कॉलम में क्या लिखें? तो मैंने कहा बेटे आप पढ़ रहे हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। आपने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बेस्ड किस पे है? ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पे बेस्ड है। ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के डबल साइडेड इफेक्ट होना चाहिए। एवरी डेबिट शुड हैव द करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एज वेल एज एवरी क्रेडिट शुड हैव द करस्पॉन्डिंग डेबिट। डबल इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? एक होता है डेबिट इफेक्ट और एक होता है क्रेडिट इफेक्ट। तो अगर किसी अकाउंट में आपने डेबिट इफेक्ट डाला है तो यह बात तो पक्की है कि कहीं ना कहीं किसी दूसरे अकाउंट में आप क्रेडिट इफेक्ट डालने वाले हैं। मेरा आपसे सवाल है कि यह जो ट्रांजैक्शन आपके सामने है, इस ट्रांजैक्शन का क्रेडिट इफेक्ट आप किस अकाउंट में डालने वाले हैं? मेरा सभी से सवाल है बेटे, यह जो आपका ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन का क्रेडिट इफेक्ट आप किस अकाउंट में डालने वाले हैं? बोलो बेटे, इस अकाउंट का क्रेडिट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट किस अकाउंट में आप डालने वाले हैं? कैपिटल अकाउंट। उत्कर्ष ने कहा कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल बात सही है बेटे। मेरी उम्मीद है बेटे आप सभी लोग मेरे साथ साथ जवाब देंगे। इस अकाउंट का क्रेडिट इफेक्ट जाने वाला है बेटे कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो अल्टीमेटली आपको पर्टिकुलर में उस अकाउंट का नाम लिखना पड़ेगा जिस अकाउंट में आप इसका सेकंड इफेक्ट डालने वाले हैं। सेकंड इफेक्ट हम डालने वाले हैं कैपिटल अकाउंट में, तो पर्टिकुलर के कॉलम में लिख दिया कैपिटल अकाउंट। अब लेजर पोस्टिंग का यह सिस्टम क्यों बना? यह सिस्टम इसलिए बना क्योंकि बेटे बताता है कि अगर आपने कैश अकाउंट को डेबिट किया ₹2 लाख से, कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर आपने डेबिट में ₹2 लाख लिखे हैं, इसका मतलब हमारे बिजनेस में कहीं से भी ₹2 लाख आए हैं। अब कहां से आए हैं? तो यही लेजर पोस्टिंग कहती है कि ये ₹2 लाख हमारे बिजनेस में जो आए हैं, ₹2 लाख की जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन हुई है वो कैपिटल के थ्रू हुई है। तो कोई भी आदमी इस लेजर पोस्टिंग को इतना पढ़ के भी कंप्लीट ट्रांजैक्शन समझ सकता है कि बिजनेस में ₹2 लाख की कैश की इनफ्लो हुई है। और कहां से हुई है? तो वो कैपिटल के थ्रू हुई है। सर अब क्रेडिट की इंटरप्रिटेशन, हाँ अब क्रेडिट की इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी। अगर मैं क्रेडिट की कंप्लीट इंटरप्रिटेशन करूं तो क्या होनी चाहिए? सर क्रेडिट की कंप्लीट इंटरप्रिटेशन होगी कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹2 लाख। और अगर मुझे इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है तो मेरे पास होना चाहिए एक कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट मतलब कौन सा? राइट हैंड साइड। कैपिटल अकाउंट के राइट हैंड साइड में मुझे ₹2 लाख लिखने हैं। क्या मेरे पास में कैपिटल अकाउंट है? बोलो ना बेटे, यस और नो। डू वी हैव कैपिटल अकाउंट? क्या हमारे पास में बेटे हां या ना बोलना पड़ेगा। मैंने आपको क्वेश्चन को नहीं लिखने की आजादी दे दी, इसका मतलब यह नहीं है कि आप हां या ना भी नहीं बोलेंगे। एटलीस्ट यू शुड से यस और नो। डू वी हैव कैपिटल अकाउंट? क्या हमारे पास में कैपिटल अकाउंट है? क्या हम अपने लेजर के अंदर कैपिटल अकाउंट ओपन कर चुके हैं? यस और नो बोलो बेटे, जल्दी बताओ। क्या हम नो सर। उत्कर्ष ने कहा नो सर। और बताओ बेटे, हर्ष, मंजोत, पारस, बताओ बेटे क्या हम अपने लेजर के अंदर कैपिटल अकाउंट ओपन कर चुके हैं? बोलो यस और नो। पारस ने कहा नो। बेटे मंजोत और हर्ष, आपका क्या विचार है? क्या हम अपनी लेजर के अंदर कैपिटल अकाउंट ओपन कर चुके हैं? बेटे आपकी पार्टिसिपेशन होनी जरूरी है, तब तो क्लासरूम वाली फीलिंग आएगी, नहीं तो मजा कैसे आएगा? ठीक, हाँ बेटे मंजोत बताओ, हर्ष बताओ, क्या हम? मंजोत ने कहा नो सर, अभी तक कैपिटल अकाउंट ओपन नहीं हुआ है। हर्ष भी शायद बेटे यही जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं सर, हमने अभी तक कैपिटल अकाउंट ओपन नहीं किया। तो मैंने कहा ठीक है, अगर कोई अकाउंट आपके पास में नहीं है
तो पहले आप उस अकाउंट को ओपन करते हैं। ये रहा मेरा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनना शुरू हो गया। मैंने पहले ही कहा था डेबिट और जीएफ का कॉलम फिलहाल मैं नहीं बनाऊंगा, मेरे पास में जगह की थोड़ी सी कमी है, ठीक है। तो अल्टीमेटली बेटे अगर देखा जाए तो अब एंट्री कहती है कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में 2 लाख रुपए लिखने हैं। वी हैव टू राइट द 2 लाख रुपीज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। तो ये जो 2 लाख रुपीज हैं क्रेडिट के, इट विल बी रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ योर कैपिटल अकाउंट। अब मैंने कहा बेटे आपने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, एवरी क्रेडिट शुड हैव द करस्पॉन्डिंग डेबिट। तो इसका डेबिट इफेक्ट कहां जाने वाला है? बताओ बेटे जल्दी बताओ, इसका डेबिट इफेक्ट किस अकाउंट में जाने वाला है? बोलो बेटे, आपने कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में राइट हैंड साइड में 2 लाख रुपीज मेंशन किए हैं, इसका डेबिट इफेक्ट कहां जाने वाला है? अच्छा, एक मिनट बेटा, हाँ जस्ट अ मिनट, एक्सक्यूज मी। यार अब रुको 2 मिनट।
हेलो, आवाज आ रही है बेटे? बेटे आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, मेरा कहना यह था कि अगर मैं अपने क्रेडिट को रीड करता हूं, अगर मैं क्रेडिट की इंटरप्रिटेशन करता हूं, तो मेरा क्रेडिट कह रहा है कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹2 लाख। इसके हिसाब से मुझे एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना चाहिए जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। मैंने कैपिटल अकाउंट ओपन कर लिया। मेरी एंट्री कह रही है कैपिटल अकाउंट के क्रेडिटेड, मतलब राइट हैंड साइड में मुझे ₹2 लाख नोट डाउन कर देने चाहिए। मैंने अपने कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ₹2 लाख नोट डाउन कर दिए। मेरा सवाल यह था कि अगर आपने किसी अकाउंट को क्रेडिट किया है तो उसका कहीं ना कहीं तो डेबिट इफेक्ट आप डाल रहे होंगे। तो बेटे मैं ये जानना चाहता हूं आप इसके क्रेडिट का डेबिट इफेक्ट कहां डालने वाले थे, या इस क्रेडिट का डेबिट इफेक्ट आप ऑलरेडी कहां डाल चुके हैं। वेयर डिड यू फाइंड दिस डेबिट इफेक्ट? आप इसका डेबिट इफेक्ट कहां डालने वाले? तो सर कैश अकाउंट में। बिल्कुल ठीक बात है। तो क्योंकि इस क्रेडिट का करस्पॉन्डिंग इफेक्ट कैश अकाउंट में गया था, डेबिट इफेक्ट कैश अकाउंट में गया था, इसलिए पर्टिकुलर के कॉलम में लिख दिया जाएगा आपका कैश अकाउंट। दैट इज द बेसिक टेक्निक फॉर लेजर पोस्टिंग इन द लेजर बुक। तो सबसे पहले आप अपने ट्रांजैक्शन की कंप्लीट इंटरप्रिटेशन करें। मेरा डेबिट कहता है कैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹2 लाख। इसका मतलब इनका कहने का यह है कि आपके लेजर के अंदर एक कैश अकाउंट होना चाहिए। उस कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आप ₹2 लाख की लेजर पोस्टिंग करेंगे। फिर उसी ट्रांजैक्शन का जहां पर क्रेडिट इफेक्ट जाना चाहिए, जिस अकाउंट में आप क्रेडिट इफेक्ट डालने वाले हैं, उसका नाम आपको आपके पर्टिकुलर के कॉलम में लिखना पड़ेगा। इन द सेम मैनर मेरा क्रेडिट कहता है कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए बाय ₹2 लाख। तो मैंने बेटे अपने कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ₹2 लाख रिकॉर्ड कर दिए। इसका डेबिट इफेक्ट मैंने कहां डाला था? कैश अकाउंट में। तो यहां पर बेटे मैंने लिख दिया कैश अकाउंट। इससे होता यह है कि ट्रांजैक्शन को सिर्फ अगर कोई भी आदमी इतना भी पढ़ेगा, कोई भी पर्सन इतना भी पढ़ेगा, तो समझ जाएगा कि एंट्री क्या बनी होगी। एंट्री बनी होगी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है और इसके अगेंस्ट में आपका कैश अकाउंट डेबिट हुआ था। कोई भी पर्सन इस बात को समझ जाएगा और वो समझ जाएगा कि ट्रांजैक्शन क्या रहा होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन रहा होगा। तो हमारी लेजर पोस्टिंग की टेक्निक भी ऐसी है जो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। सिर्फ लेजर पोस्टिंग देख के ही समझ में आ जाए कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन क्या रहा था, एक्चुअल ट्रांजैक्शन क्या रहा होगा, और किस अकाउंट के अंदर हमने डेबिट इफेक्ट डाल रखा है, किस अकाउंट के अंदर हमने क्रेडिट इफेक्ट डाल रखा है। दैट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ लेजर पोस्टिंग। आगे चले बेटे? यस सर, आगे चलो। चलो फिर सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹60,000। अब अगर मैं इसकी जनरल एंट्री देखूं तो एंट्री बननी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब अगर मैं इसकी इंटरप्रिटेशन करूं तो सबसे पहले मैं डेबिट की इंटरप्रिटेशन करता हूं। डेबिट मुझसे कह रहा है परचेस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹60,000। आपका परचेस अकाउंट 60,000 से डेबिट होना चाहिए। इसके लिए पहले आपको एक परचेस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। क्या हम ऑलरेडी परचेस अकाउंट ओपन कर चुके हैं? बताओ बेटे, क्या हम ऑलरेडी अपने लेजर के अंदर परचेस अकाउंट ओपन कर चुके हैं? नो सर। अब अगर नहीं किया है तो पहले आपको इसकी लेजर पोस्टिंग करने के लिए परचेस अकाउंट चाहिए। ये रहा बेटे आपका परचेस अकाउंट। ये कहते हैं परचेस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹60,000। इसका मतलब डेबिटेड का मतलब है बेटे लेफ्ट हैंड साइड। आपको अपने परचेस अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में, आपको अपने परचेस अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में ₹60,000 लिख देने चाहिए। ये लो बेटे मैंने लिख दिया अपने परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में 60,000। इसका क्रेडिट इफेक्ट कहां डालने वाले? सर कैश अकाउंट में। और क्योंकि क्रेडिट इफेक्ट कैश अकाउंट में डालने वाले हैं तो पर्टिकुलर के कॉलम में सेकंड इफेक्ट जहां जाएगा उसका नाम लिख दिया बेटे यहां पे टू कैश अकाउंट। अब अगर मैं अपने क्रेडिट की इंटरप्रिटेशन करूं तो क्रेडिट की इंटरप्रिटेशन कहती है कैश अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹60,000। और कैश अकाउंट को अगर क्रेडिट करना है, क्रेडिट करने का मतलब इसके राइट हैंड साइड में आपने 60,000 की लेजर पोस्टिंग करनी है। तो क्या हम अपना कैश अकाउंट ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं? क्या हमने अपने लेजर के अंदर कैश अकाउंट ऑलरेडी ओपन कर लिया है कि मुझे नया कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा? बोलो ना बेटे, क्या हम अपने लेजर के अंदर कैश अकाउंट ओपन कर चुके हैं या मुझे एक नया कैश अकाउंट ओपन करना पड़ेगा?
बोलो बेटे बोलो, क्या हम अपने लेजर ऑलरेडी ओपन है? हाँ बेटे, ऑलरेडी हमारे अकाउंट में, हमारी लेजर के अंदर कैश अकाउंट खुला हुआ है, इसलिए मैं कोई नया कैश अकाउंट ओपन नहीं करूंगा। मैं जो कैश अकाउंट ऑलरेडी मेरे पास में था उसी के अंदर लेजर पोस्टिंग करूंगा। मेरा क्रेडिट कह रहा है कि कैश अकाउंट को क्रेडिट करो 60,000 रुपीज से, तो ये 60,000 मेरे कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में राइट हैंड साइड में लिख दिए जाएंगे। और इस 60,000 का, इस ट्रांजेक्शन का करस्पॉन्डिंग डेबिट क्या था? सर करस्पॉन्डिंग डेबिट था हमारा परचेस अकाउंट, तो पर्टिकुलर के कॉलम में लिख दिया जाएगा बाय परचेस अकाउंट। सेम तरीका है, सेम टेक्निक है, इसी तरीके से आप कंटिन्यूअस लेजर पोस्टिंग करते चले जाते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करेंगे। हाँ सर, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू श्याम। आपने बेटे श्याम को गुड्स बेचा है 60,000 रुपीज का। एंट्री के फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करूं तो एंट्री बननी चाहिए श्याम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। श्याम अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, इंटरप्रिटेशन होगी श्याम अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹60,000। क्या मेरी लेजर में श्याम अकाउंट ऑलरेडी ओपन है? क्या मैं अपनी बुक में श्याम अकाउंट ओपन कर चुका हूं? बोलो हां या ना। क्या मैं अपनी अकाउंट की बुक में श्याम अकाउंट ऑलरेडी ओपन कर चुका हूं? बोथ अकाउंट हैवंट बीन ओपन। कोई भी अकाउंट ओपन नहीं हुआ सर, ना तो श्याम अकाउंट ओपन है ना तो सेल्स अकाउंट ओपन है। तो अल्टीमेटली अगर मुझे डेबिट की लेजर पोस्टिंग करनी है तो सबसे पहले मुझे श्याम अकाउंट ओपन करना चाहिए। एंट्री कह रही है श्याम अकाउंट को 60,000 रुपीज से डेबिट कर देना चाहिए। मैंने श्याम अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में, डेबिट साइड में 60,000 की लेजर पोस्टिंग कर दी। क्रेडिट इफेक्ट डालना मुझे सेल्स अकाउंट के अंदर, तो पर्टिकुलर के कॉलम में लिख देना चाहिए मुझे सेल्स अकाउंट। इन द सेम मैनर अगर मैं क्रेडिट को इंटरप्रेट करूं, अगर मैं क्रेडिट को रीड करूं, तो इंटरप्रिटेशन होती है सेल्स अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹60,000। मुझे अपने सेल्स अकाउंट को 60,000 रुपीज से क्रेडिट कर देना चाहिए। इसके लिए मुझे एक सेल्स अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। अभी तक मैंने अपनी अकाउंट की बुक में सेल्स अकाउंट ओपन नहीं किया था, तो सबसे पहले एक सेल्स अकाउंट ओपन किया जाएगा। सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करना है 60,000। दैट मींस दिस 60,000 शुड बी क्रेडिटेड ऑन माय सेल्स अकाउंट और दिस 60,000 शुड बी रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ माय सेल्स अकाउंट। और इसका डेबिट इफेक्ट हमने डाल रखा था श्याम अकाउंट में, इसलिए पर्टिकुलर के कॉलम में लिख दिया जाएगा बाय श्याम अकाउंट। यहां तक बात क्लियर है बेटे? बोलो हां या ना। जल्दी बताओ बेटे, यहां तक बात एकदम क्लियर है? यस और नो? यस सर। चलो फिर आगे चलते हैं। ठीक है सर, आगे चलो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। हमने 20,000 में गुड्स बेचा है। एंट्री बननी चाहिए इसके लिए कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अगर मैं डेबिट की इंटरप्रिटेशन करूं तो आप भी मेरे साथ साथ डेबिट की इंटरप्रिटेशन करेंगे। अगर मैं डेबिट की कंप्लीट इंटरप्रिटेशन करूं तो मुझे क्या बोलना चाहिए? मेरे मुंह से क्या निकलना चाहिए? मेरे मुंह से निकलना चाहिए कैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹20,000। और अगर मुझे इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है तो मुझे कैश अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। कैश अकाउंट ऑलरेडी मैं अपनी लेजर में ओपन कर चुका हूं, इसलिए दोबारा इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, यह है मेरा कैश अकाउंट। मेरा कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे 20,000 रुपीज लिख देने चाहिए, तो ये 20,000 रुपीज विल बी डेबिटेड और विल बी रिटर्न ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ माई कैश अकाउंट। और इसका क्रेडिट इफेक्ट हम कहां डालने वाले हैं? सर इसका क्रेडिट इफेक्ट हम सेल्स अकाउंट के अंदर डालने वाले हैं, इसलिए पर्टिकुलर के कॉलम में लिखा जाएगा सेल्स अकाउंट। और अगर मैं क्रेडिट की इंटरप्रिटेशन करूं तो क्रेडिट मुझसे कहता है सेल्स अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹20,000। इसका मतलब आपके पास में एक नया अकाउंट होना चाहिए जिसका नाम होगा सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट हमारी अकाउंट की बुक में ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, इसलिए फिर से दोबारा इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। अब एंट्री कहती है कि आपका सेल्स अकाउंट 20,000 रुपीज से क्रेडिट होना चाहिए, यानी 20,000 रुपीज आपको अपने सेल्स अकाउंट के राइट हैंड साइड में रिकॉर्ड कर देने चाहिए। So this 20,000 rupees will be credited, will be recorded on the right hand side of your sales account. इसका डेबिट इफेक्ट ऑलरेडी हम कहां डाल के आए हैं? सर डेबिट इफेक्ट ऑलरेडी डल चुका है कैश अकाउंट में, तो पर्टिकुलर के कॉलम में लिख दिया जाएगा बाय कैश अकाउंट। अब आप ध्यान से देखेंगे कैश अकाउंट के अंदर 2 लाख रुपीस और 60,000 के ट्रांजैक्शन ऑलरेडी पहले से हो चुके थे, तो ये ऑलरेडी पहले से रिकॉर्डेड है। नया ट्रांजैक्शन हुआ, नया ट्रांजैक्शन की लेजर पोस्टिंग अलग से हो गई। वैसे ही सेल्स अकाउंट के अंदर 60,000 की सेल्स हम पहले ही ऑलरेडी कर चुके थे, तो उसकी तो लेजर पोस्टिंग पहले हो चुकी थी। नया ट्रांजैक्शन हुआ, नई सेल्स हुई, इसकी भी लेजर पोस्टिंग आपके सेल्स अकाउंट में हो गई। इस तरीके से जैसे जैसे कैश के ट्रांजैक्शन होते जाएंगे वैसे ही आपके कैश अकाउंट के अंदर डेबिट या क्रेडिट होता चला जाएगा। वैसे ही आपके जैसे जैसे सेल्स के ट्रांजैक्शन होते जाएंगे आपके सेल्स अकाउंट के अंदर डेबिट या क्रेडिट होता चला जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बेटे हमारे पास रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम ₹40,000। हमें श्याम से 40,000 रुपीज का कैश रिसीव हुआ है। अब इसके लिए अगर मैं एंट्री करूं तो एंट्री होनी चाहिए बेटे कैश अकाउंट डेबिटेड टू श्याम अकाउंट ₹40,000।
लेजर पोस्टिंग करने के लिए पहले मुझे डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी। डेबिट की इंटरप्रिटेशन अगर मैं बोलूं तो मैं इसको इस तरीके से बोलूंगा, कैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹40,000। मुझे मेरा कैश अकाउंट 40,000 से डेबिट करना है। कैश अकाउंट ऑलरेडी मेरे लेजर के अंदर ओपन किया हुआ है, यह है मेरा कैश अकाउंट। डेबिट साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, इसका मतलब मुझे अपने कैश अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में 40,000 रुपीज रिकॉर्ड कर देने हैं। मैंने अपने कैश अकाउंट में डेबिट कर दिया 40,000 रुपीज। इसका क्रेडिट इफेक्ट हम कहां डालने वाले हैं सर? इसका क्रेडिट इफेक्ट हम डालने वाले हैं श्याम अकाउंट में। इसका काउंटर इफेक्ट जाएगा आपका श्याम अकाउंट में, इसलिए पर्टिकुलर के कॉलम में लिख देना चाहिए टू श्याम अकाउंट। आगे चलते हैं। क्रेडिट की अगर मैं इंटरप्रिटेशन करूं तो क्रेडिट कहता है श्याम अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹40,000। श्याम अकाउंट को आपको 40,000 रुपीज से क्रेडिट करना है। श्याम अकाउंट भी हमारे लेजर के अंदर ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, इसीलिए ये मैं अपने श्याम अकाउंट लेता हूं। श्याम अकाउंट के क्रेडिट में मुझे राइट हैंड साइड में 40,000 रुपीज रिकॉर्ड करने हैं। दिस 40,000 विल बी क्रेडिटेड इन योर श्याम अकाउंट। इसका डेबिट इफेक्ट कहां डाला हुआ है? एवरी क्रेडिट शुड हैव द करस्पॉन्डिंग डेबिट। तो इसका डेबिट इफेक्ट कहां डाला हुआ है सर? इसका डेबिट इफेक्ट डाला हुआ है कैश अकाउंट के अंदर, तो पर्टिकुलर के कॉलम में लिख देना चाहिए बाय कैश अकाउंट। ये होगी बेटे इस ट्रांजैक्शन की लेजर पोस्टिंग। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ₹40,000। हमने राम से 40,000 रुपीज का गुड्स परचेस किया है। अब क्योंकि ये क्रेडिट परचेस है तो इसकी एंट्री आपने बनाई होगी परचेस अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट बाय ₹40,000। ये आपने इसकी एंट्री बना दी। लेजर पोस्टिंग अगर करनी हो तो पहले मुझे ट्रांजैक्शन की इंटरप्रिटेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। आई हैव टू रीड द ट्रांजैक्शन इन इट्स कंप्लीट फॉर्म, और कंप्लीट फॉर्म में पढ़ा जाएगा तो इसको पढ़ा जाएगा परचेस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹40,000। और यह ट्रांजैक्शन कहता है कि आपके इसकी लेजर पोस्टिंग करते समय आपके पास में एक परचेस अकाउंट होना चाहिए। परचेस अकाउंट ऑलरेडी हमने ओपन किया था, यह हमारा ऑलरेडी ओपन्ड परचेस अकाउंट है। परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मेरे 40,000 रुपीज रिकॉर्ड कर देने चाहिए। ये लो बेटे 40,000 रुपीज मेरे परचेस अकाउंट में डेबिट हो गए। इसका क्रेडिट इफेक्ट डालने वाले हम राम अकाउंट के अंदर, तो पर्टिकुलर के कॉलम में लिख दिया जाएगा बेटे टू राम अकाउंट। आगे चलते हैं। क्रेडिट की अगर इंटरप्रिटेशन देखूं तो क्रेडिट कहता है राम अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹40,000। इसके लिए बेटे मेरे पास में एक राम अकाउंट होना चाहिए। अभी तक मेरी अकाउंट की बुक में राम अकाउंट नहीं था, इसलिए पहले मुझे एक राम अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। राम अकाउंट में क्रेडिट साइड में राइट हैंड साइड में मुझे 40,000 रिकॉर्ड करने हैं। दिस 40,000 विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ योर राम अकाउंट। इसका काउंटर इफेक्ट कहां गया है सर? इसका काउंटर इफेक्ट गया है परचेस अकाउंट में, तो यहां पर पर्टिकुलर के कॉलम में लिख दिया जाएगा बाय परचेस अकाउंट। आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बेटे मेरे पास में कैश पेड टू राम ₹20,000। हमने राम को 20,000 का कैश पे किया है। इसको अगर मैं डबल एंट्री के फॉर्म में कंप्लीट करके देखूं तो डबल एंट्री के फॉर्म में होना चाहिए राम अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। लेजर पोस्टिंग अगर करनी हो तो डेबिट कहता है राम अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹20,000। दिस 20,000 विल बी डेबिटेड इन राम अकाउंट। हमने राम अकाउंट ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। राम अकाउंट के डेबिट साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में मुझे 20,000 रुपीज रिकॉर्ड कर देने चाहिए। कर दिए रिकॉर्ड। क्रेडिट इफेक्ट कहां डालने वाले हैं सर? कैश अकाउंट में, तो पर्टिकुलर के कॉलम में लिखना चाहिए मुझे कैश अकाउंट। सर लेजर पोस्टिंग ऐसी ही होती है राइट टू लेफ्ट? हाँ बेटे, लेजर पोस्टिंग हमेशा ऐसी होती है। जितने प्रोफेशनल अकाउंटेंट आपको मिलेंगे वो हमेशा लेजर पोस्टिंग करते समय पहले अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं। अमाउंट रिकॉर्ड करने के बाद ही वो किसी अकाउंट का नाम रिकॉर्ड करते हैं कि इन्होंने डेबिट इफेक्ट कहां डाला हुआ है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर धोखे से अगर कभी भी आपसे नाम गलत हो गया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपने डेबिट इफेक्ट डालना था, क्रेडिट इफेक्ट डालना है कैश अकाउंट में, आपने कैश अकाउंट की जगह लिख दिया बैंक अकाउंट। तो अगर यहां पे आपका नाम गलत हो गया लेकिन अमाउंट अगर आपका सही है, तब भी आप ईयर एंड में जब भी अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आपका एकदम ठीक आएगा, अकाउंटिंग फिर भी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपका अमाउंट गलत हो गया, नाम भले ही सही है, तब भी बेटे आपकी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, आपका बैलेंसिंग फिगर सही नहीं निकलेगा और आपके फाइनल अकाउंट सही नहीं निकलेंगे। अकाउंट की बुक में कहीं ना कहीं एरर होंगे। इसीलिए जितने प्रोफेशनल अकाउंटेंट को आप देखेंगे लेजर पोस्टिंग करते समय पहले वो अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद में पर्टिकुलर के कॉलम में डेबिट या क्रेडिट इफेक्ट को मेंशन करते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। अगला ट्रांजैक्शन है बेटे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹20,000। मैं ऑलरेडी अपनी अकाउंट की बुक में कैश अकाउंट ओपन कर चुका हूं। यह है बेटे मेरा कैश अकाउंट।
ट्रांजैक्शन कह रहा है कैश अकाउंट को क्रेडिट करो, राइट हैंड साइड में लिख दो 20,000 रुपीज, ये 20,000 विल बी रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ माय कैश अकाउंट। अपने कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में 20,000 रुपीज लिख दूंगा और इस 20,000 का डेबिट इफेक्ट कहां डाला हुआ है सर? डेबिट इफेक्ट डाला हुआ है राम अकाउंट में, तो पर्टिकुलर के कॉलम में लिख दिया जाएगा बाय राम अकाउंट। यहां तक बेटे बात एकदम क्लियर है, समझ में आ रही है, हां या ना? बोलो बेटे, यहां तक बात एकदम क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई है, हां या ना? हां बेटे, लेजर पोस्टिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, लेकिन एक क्वेश्चन को बना लेने से एटलीस्ट ये हो जाएगा कि कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, जो आपको समझना जरूरी है। एग्जाम में नहीं आता इसलिए बहुत ज्यादा इसके ऊपर वर्कआउट नहीं करेंगे। हां, जो एग्जाम में आने वाले लायक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स के अंदर ऑलरेडी दे रखे हैं, उन क्वेश्चन को हम जरूर डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है सर, आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड ऑफिस रेंट 4,000 रुपीज। अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊं तो एंट्री बननी चाहिए रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। डेबिट की अगर मैं इंटरप्रिटेशन करूं तो डेबिट पड़ा जाएगा रेंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 4,000, और इसकी लेजर पोस्टिंग करने के लिए मुझे रेंट अकाउंट चाहिए, जो कि मैंने लेजर के अंदर अभी तक ओपन नहीं किया है। मेरा रेंट अकाउंट मेरे लेजर के अंदर अभी तक ओपन नहीं हुआ है, इसलिए सबसे पहले मुझे एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा, नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जिसका नाम होगा रेंट अकाउंट। ठीक है सर, रेंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 4,000, दैट मींस मुझे अपने रेंट अकाउंट में ये 4,000 रुपीज लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट साइड में लिखने पड़ेंगे। इसका क्रेडिट इफेक्ट कहां डालने वाले हैं सर? इसका क्रेडिट इफेक्ट डालने वाले कैश अकाउंट में, तो पर्टिकुलर के कॉलम में लिख दिया जाएगा बेटे टू कैश अकाउंट। इसके बाद आगे चलते हैं। क्रेडिट की इंटरप्रिटेशन करूं तो क्रेडिट कहता है कैश अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय रुपीज 4,000। आपको अपने कैश अकाउंट को 4,000 रुपीज से क्रेडिट कर देना चाहिए। ठीक है सर, ओके। हमने ऑलरेडी कैश अकाउंट ओपन किया हुआ है, ये हमारा एग्जिस्टिंग कैश अकाउंट है। ये कह रहे बेटे कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दो, कैश अकाउंट के राइट हैंड साइड में 4,000 रुपीज रिकॉर्ड कर दो, तो मैंने ये 4,000 रुपीज कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में अमाउंट साइड में रिकॉर्ड कर देने चाहिए। इसका डेबिट इफेक्ट कहां डाला हुआ है सर? इसका डेबिट इफेक्ट ऑलरेडी डाला हुआ है रेंट अकाउंट में, तो पर्टिकुलर के कॉलम में लिख देना चाहिए बाय रेंट अकाउंट 4,000 रुपीज। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बेटे इसी के अंदर, पेड सैलरी टू स्टाफ रुपीज 20,000। हमारे स्टाफ को हमने 20,000 की सैलरी पे की है। अगर मैं इसको एंट्री के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो एंट्री होनी चाहिए सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। डेबिट कह रहा है बेटे सैलरी अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 20,000। इसकी लेजर पोस्टिंग करने के लिए मुझे सैलरी अकाउंट चाहिए, जो मेरी लेजर में अभी तक ओपन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आई हैव टू ओपन द न्यू अकाउंट विच इज नेम्ड एज सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में या सैलरी अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में मुझे 20,000 रुपीज रिकॉर्ड करने हैं। दिस 20,000 विल बी डेबिटेड इन योर सैलरी अकाउंट। इसका सेकंड इफेक्ट हम कहां डालने वाले हैं सर? कैश अकाउंट में, तो पर्टिकुलर के कॉलम में लिखा जाएगा बेटे टू कैश अकाउंट। आगे चलते हैं। क्रेडिट की अगर इंटरप्रिटेशन करूं तो क्रेडिट कहता है कैश अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय रुपीज 20,000। मुझे अपने कैश अकाउंट को 20,000 रुपीज से क्रेडिट करना है। कैश अकाउंट ऑलरेडी हम ओपन कर चुके हैं, तो फिर से कैश अकाउंट बनाने की जरूरत तो हमको नहीं पड़ेगी, वहां तक तो ठीक है। लेकिन कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है 20,000 से। दिस 20,000 विल बी रिटर्न ऑन द राइट हैंड साइड, और दिस 20,000 विल बी रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ योर कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के 20,000 क्रेडिट होंगे। इसका डेबिट इफेक्ट कहां डाला हुआ है सर? सैलरी अकाउंट में, तो पर्टिकुलर के कॉलम में लिखा जाएगा बाय सैलरी अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बेटे रिटर्न गुड्स बाय श्याम रुपीज 10,000। हम श्याम ने हमें 10,000 रुपीज का गुड्स वापस किया है। हमने श्याम को गुड्स बेचा था, बेचा हुआ गुड्स जब वापस आए तो इसको कहते हैं हम लोग सेल्स रिटर्न, और एंट्री बननी चाहिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू श्याम अकाउंट। इसकी अगर कंप्लीट इंटरप्रिटेशन करूं तो कंप्लीट इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए सेल्स रिटर्न अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 10,000। इसकी लेजर पोस्टिंग करने के लिए एक नया अकाउंट चाहिए, जिसका नाम होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट। अभी तक ओपन नहीं किया है, एक नए पेज में, फ्रेश पेज में हम सेल्स रिटर्न अकाउंट को ओपन करेंगे। ठीक है सर, कर लिया। आगे चलते हैं। अब क्या करना है? ट्रांजैक्शन कह रहा है सेल्स रिटर्न अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 10,000, यानी ये 10,000 मुझे अपने सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड कर देने चाहिए। मैंने 10,000 अपने सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड कर दिए। सेकंड इफेक्ट कहां डालने वाले हैं सर? श्याम अकाउंट में, तो यहां पर लिखा जाएगा टू श्याम अकाउंट। पर्टिकुलर के कॉलम में जिस अकाउंट में आप इसका सेकंड इफेक्ट डालने वाले हैं उसका नाम लिख दिया जाएगा। द सेकंड इफेक्ट विल गोज टू श्याम अकाउंट, इसलिए मैंने पर्टिकुलर में लिख दिया टू श्याम अकाउंट। क्रेडिट की अगर इंटरप्रिटेशन करूं तो क्रेडिट कहता है श्याम अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय रुपीज 10,000। मुझे अपने श्याम अकाउंट को 10,000 रुपीज से क्रेडिट कर देना चाहिए।
श्याम अकाउंट ऑलरेडी अकाउंट की बुक में हम ओपन कर चुके हैं, पेज नंबर 4 में हमारा श्याम अकाउंट ओपन हुआ था। सर आपको कैसे पता? देखो ना बेटे, जो नंबर लिखा हुआ है ये एक्चुअली इसका पेज नंबर है। हमारी लेजर के पेज नंबर 9 में कौन सा अकाउंट है? सेल्स रिटर्न अकाउंट। हमारी लेजर के पेज नंबर 4 में कौन सा अकाउंट है? श्याम अकाउंट है। तो हमने अपनी लेजर में पेज नंबर 4 में श्याम अकाउंट ओपन किया था, पेज नंबर 4 ओपन किया तो श्याम अकाउंट दिख गया। श्याम अकाउंट के क्रेडिट साइड में राइट हैंड साइड में मुझे 10,000 रुपीज रिकॉर्ड कर देने हैं, तो दिस 10,000 विल बी रिकॉर्डेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ योर श्याम अकाउंट। ठीक है, इसका डेबिट इफेक्ट कहां डाल रखा है? सर सेल्स रिटर्न अकाउंट में। तो पर्टिकुलर के कॉलम में लिखा जाएगा बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 10,000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स रिटर्न टू राम ₹5,000। हमने राम से गुड्स परचेस किया था, दैट वाज ओरिजिनली द परचेस। अब परचेस किया हुआ गुड्स ही अगर हम राम को वापस करते हैं तो इसको कहते हैं परचेस रिटर्न। अब परचेस रिटर्न की एंट्री क्या होनी चाहिए? तो परचेस रिटर्न की एंट्री होनी चाहिए पार्टी अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार्टी रिसीवर एंड परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। कंप्लीट इंटरप्रिटेशन करूं अगर मैं डेबिट की, तो डेबिट की कंप्लीट इंटरप्रिटेशन होगी राम अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹5,000। इसके लिए मुझे राम अकाउंट चाहिए। राम अकाउंट हमारी अकाउंट की बुक में ऑलरेडी ओपन किया हुआ है पेज नंबर 6 में। तो लेजर के पेज नंबर 6 में मैं राम अकाउंट ओपन कर चुका हूं। तो पेज नंबर 6 को जैसे ही ओपन करता हूं मुझे अपना एग्जिस्टिंग राम अकाउंट कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। और नया ट्रांजैक्शन कह रहा है कि राम अकाउंट को डेबिट करो 5,000 से, दैट मींस दिस 5,000 विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ योर राम अकाउंट। क्रेडिट इफेक्ट कहां डालने वाले हैं? सर परचेस रिटर्न अकाउंट में। तो अल्टीमेटली यहां पे मुझे अपने पर्टिकुलर के कॉलम में लिख देना चाहिए टू परचेस रिटर्न अकाउंट। आगे चलते हैं। क्रेडिट की अगर इंटरप्रिटेशन करूं तो क्रेडिट कहता है परचेस रिटर्न अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹5,000। अब क्योंकि बेटे परचेस रिटर्न, हां बेटे परचेस रिटर्न अभी तक मेरे अकाउंट के अंदर ओपन नहीं हुआ है, मुझे एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसका नाम होगा बेटे परचेस रिटर्न अकाउंट। परचेस रिटर्न अकाउंट एक नया अकाउंट ओपन किया जाएगा। ये खुल गया बेटे परचेस रिटर्न अकाउंट पेज नंबर 10 में। ये जो लिखा है ना 10, ये नंबर भी कह सकते हो, पेज नंबर भी कह सकते हो। मैंने अपनी लेजर के अंदर पेज नंबर 10 में एक नया अकाउंट ओपन किया जिसका नाम था परचेस रिटर्न अकाउंट। एंट्री मुझसे कह रही है परचेस रिटर्न अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। क्रेडिटेड का मतलब है बेटे लेफ्ट हैंड साइड, मुझे अपने अकाउंट के सॉरी राइट हैंड, लेफ्ट लिख दिया मैंने। क्रेडिटेड का मतलब है राइट हैंड साइड, मुझे अपने परचेस रिटर्न के राइट हैंड साइड में 5,000 रुपीज रिकॉर्ड कर देने चाहिए। सो दिस 5,000 रुपीज विल बी क्रेडिटेड इन माय परचेस रिटर्न अकाउंट। तो परचेस रिटर्न अकाउंट के राइट हैंड साइड में या क्रेडिट साइड में 5,000 रुपीज लिख दिए गए। इस 5,000 का अगर आप क्रेडिट में किसी भी ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड है तो पक्का कहीं ना कोई करस्पॉन्डिंग डेबिट इफेक्ट डाला होगा। डेबिट इफेक्ट हमने कहां डाला था? सर डेबिट इफेक्ट डाल रखा है हमने राम अकाउंट में। तो पर्टिकुलर के कॉलम में उस अकाउंट का नाम लिखा जाएगा जहां पर आपने इसका करस्पॉन्डिंग डेबिट इफेक्ट डाला हुआ है, यानी बाय राम अकाउंट। तो ये होगी बेटे इस ट्रांजैक्शन की लेजर पोस्टिंग। आगे चलते हैं। ठीक है सर, आगे चलो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹49,500। हमने 49,500 की मशीनरी परचेस की है। एंट्री बननी चाहिए बेटे यहां पर मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अभी मान के चल रहा हूं कि पेमेंट कैश से हुई होगी। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अगर मैं इंटरप्रिटेशन करूं तो एंट्री कहती है मशीनरी अकाउंट। कंप्लीट इंटरप्रिटेशन करूं तो एंट्री कहती है मशीनरी अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। कंप्लीट अगर इंटरप्रिटेशन करूं तो एंट्री कहती है मशीनरी अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹49,500। क्या हमारे लेजर में मशीनरी अकाउंट ओपन हो चुका है? बताएं बेटे यस और नो। क्या हम अपने लेजर में मशीनरी अकाउंट ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं या हमें मशीनरी अकाउंट अब ओपन करना पड़ेगा? बोलो बेटे, हम अपने लेजर में मशीनरी अकाउंट ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं या मुझे मशीनरी अकाउंट नहीं फिर से नया बनाना पड़ेगा? यस सर, नॉट ओपन। उत्कर्ष ने कहा सर अभी तक मशीनरी अकाउंट खुला नहीं है। नहीं खुला है तो बनाओ। पेज नंबर 11 में, लेजर के पेज नंबर 11 में मैंने एक नया अकाउंट ओपन किया जिसका नाम था मशीनरी अकाउंट। अब मशीनरी अकाउंट में एंट्री कह रही है डेबिटेड। डेबिटेड मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ये कह रहे हैं बेटे लेफ्ट हैंड साइड में 49,500 रुपीज रिकॉर्ड कर दो। मशीनरी अकाउंट मैंने ओपन कर दिया। दिस 49,500 विल बी रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और ऑन द डेबिट साइड ऑफ योर मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट पे 49,500 डेबिट हो जाएंगे। इसका सेकंड ट्रीटमेंट कहां करने वाले? इसका काउंटर इफेक्ट कहां डालने वाले? इसका क्रेडिट इफेक्ट कहां डालने वाले? सर इसका क्रेडिट इफेक्ट डालने वाले हम कैश अकाउंट में। इसलिए बेटे पर्टिकुलर के कॉलम में मुझे लिख देना चाहिए टू कैश अकाउंट, ताकि लेजर पोस्टिंग अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो।
मशीन इज कमिंग इन, यानी मशीन हमने परचेस की है, यह भी पता चल जाएगा क्योंकि डेबिट साइड में लिखा हुआ है। और व्हाट वाज द मोड ऑफ परचेस, पेमेंट कैसे हुई तो लिख दिया कैश अकाउंट, तो किसी को भी समझ में आ जाएगा कि यहां पे मशीनरी परचेस हुई थी। अगर ऊपर का ट्रांजैक्शन ना भी दिखे, पूरी एंट्री वो ना भी देखे, तब भी समझ में आ जाएगा कि ये मशीन की परचेस करने की ट्रांजैक्शन थी, इसलिए मशीन अकाउंट को डेबिट किया गया है और पेमेंट हुई है यहां पे कैश के थ्रू। अगर मैं क्रेडिट की इंटरप्रिटेशन करूं तो क्रेडिट मुझसे कहता है कैश अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹49,500। इसकी लेजर पोस्टिंग करने के लिए मुझे चाहिए कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हम अपने लेजर के अंदर ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं और वो ओपन किया था हमने पेज नंबर 1 में। पेज नंबर 1 में ऑलरेडी हम कैश अकाउंट ओपन कर चुके थे। हमारे कैश अकाउंट में इतने ट्रांजैक्शन ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं, ये पहले हुए ट्रांजैक्शन है जो कैश से रिलेटेड है, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुके हैं। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने के बाद अब एक नया ट्रांजैक्शन कहता है कि कैश अकाउंट को क्रेडिट करो बाय 49,500, सो दिस 49,500 विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, या ये भी कह सकते हैं दिस 49,500 विल बी रिकॉर्डेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ योर कैश अकाउंट। So this 49,500 will be recorded on the right hand side of your cash account। इसका डेबिट इफेक्ट कहां डाला है सर? इसका डेबिट इफेक्ट डाला है मशीनरी अकाउंट में। तो बेटे पर्टिकुलर के कॉलम में लिख दिया जाएगा मशीनरी अकाउंट, तो लिख दिया बेटे मैंने बाय मशीनरी अकाउंट। नीड टू ओपन, यस बिल्कुल ठीक बात है। आगे चलते हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन है बेटे यहां पे 13th, पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी ₹500। हमने जो मशीनरी खरीदी थी उसको फिट करवाने के लिए, प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करवाने के लिए, ताकि मशीन ढंग ठिकाने से काम करे, हमने एक इंजीनियर को बुलाया। हमने कहा इंजीनियर साहब फिट कर दो मशीन जरा, ताकि मशीन चालू हो, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकें, जिस पर्पस के लिए मशीन खरीदी हो पर्पस को सॉल्व कर सके। इंजीनियर साहब ने कहा तथास्तु, लाओ मैं मशीन फिट करके देता हूं। इंजीनियर साहब ने प्रॉपर तरीके से मशीन फिट की, फिर उन्होंने हाथ बढ़ा दिया। मैंने कहा ये क्या है? हथेली, आओ आपकी हाथ की रेखाएं देखें। इंजीनियर साहब कह रहे हैं नालायक, हाथ की रेखाएं देखने के लिए हथेली नहीं बढ़ाई है, ये जो तुम्हारी मशीन मैंने इंस्टॉल करके दी उसके लिए 500 रुपए की मेरी फीस है, लाओ मुझे मेरी 500 रुपए की फीस दो। हमने कहा ये लो। हमने इंजीनियर साहब को मशीन को इंस्टॉल करने के लिए 500 रुपीज की फीस पे की। हमने कहा भैया ये मशीन के रेडी टू यूज की कंडीशन में लाने के पहले का खर्चा है, ये मशीन हमारा कमर्शियल, इस मशीन से हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होता उसके पहले का खर्चा है, इसलिए इस खर्चे को भी कैपिटलाइज करना चाहिए। कैपिटलाइज करने का मतलब इस खर्चे को भी मशीन की कॉस्ट में ऐड कर देना चाहिए। तो हमने एंट्री बना दी बेटे मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। मशीनरी अकाउंट अगर इंटरप्रिटेशन होगी तो होगी मशीनरी अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹500। इसकी लेजर पोस्टिंग करने के लिए मुझे मशीनरी अकाउंट चाहिए। मैं ऑलरेडी अपनी अकाउंट की बुक में एक मशीन अकाउंट ओपन कर चुका हूं। ये था बेटे मेरा एग्जिस्टिंग मशीनरी अकाउंट जो था मेरे पेज नंबर 11 में, दैट इज माय पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 में ये आपका मशीनरी अकाउंट है। मशीनरी अकाउंट में अल्टीमेटली आपको डेबिट कर देना चाहिए 500 रुपीज। दिस 500 रुपीज विल बी डेबिटेड, दिस 500 रुपीज विल बी रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर मशीनरी अकाउंट। This 500 will be recorded on the left hand side of your machinery account। 500 रुपीज को आप अपने मशीनरी अकाउंट में डेबिट करेंगे। क्रेडिट इफेक्ट कहां डालने वाले हैं सर? क्रेडिट इफेक्ट आएगा कैश अकाउंट में। तो मैंने कहा ठीक है, पर्टिकुलर के कॉलम में लिख दो कैश अकाउंट, बात खत्म। ये हो गई आपकी कंप्लीट लेजर पोस्टिंग। ठीक है, अच्छा सर क्रेडिट बाकी है, अच्छा क्रेडिट बाकी है क्या? ठीक है, मैंने कहा ये लो। अगर मैं इसकी भी इंटरप्रिटेशन करूं तो इंटरप्रिटेशन कहती है कैश अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹500। मुझे कैश अकाउंट चाहिए। मेरी अकाउंट की बुक में कैश अकाउंट ऑलरेडी ओपन किया हुआ है पेज नंबर 1 में। मैंने अपने पेज नंबर 1 में कैश अकाउंट ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, इसलिए मैं इसको कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करूंगा, पेज नंबर 1 में रिकॉर्ड करूंगा। एंट्री बननी चाहिए बेटे यहां पर, क्या हो गया, इसकी लेजर पोस्टिंग करने के लिए मुझे कैश अकाउंट चाहिए। आई विल ओपन द, मतलब मेरे पास में ऑलरेडी ओपन किया हुआ कैश अकाउंट है। ये है मेरा कैश अकाउंट पेज नंबर 1। जैसे हम पेज नंबर 1 पे गए अपनी लेजर बुक के, ये हमारी लेजर बुक थी, जैसे ही अपनी लेजर बुक के पेज नंबर 1 पे गए मुझे इस तरीके के मेरा कैश अकाउंट दिख गया।
और कैश अकाउंट में एंट्री कह रही है 500 रुपीज को क्रेडिट कर दो क्रेडिट साइड में। वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द 500 रुपीज ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ माई लेजर कैश अकाउंट। इसका डेबिट इफेक्ट कहां डाला है सर? इसका डेबिट इफेक्ट भी मशीनरी अकाउंट पे डाला है, तो यहां पर भी पर्टिकुलर के कॉलम में लिख दिया जाएगा बाय मशीनरी अकाउंट। इस तरीके से बेटे आपकी लेजर पोस्टिंग कंप्लीट होगी। तो बेटे कंप्लीट लेजर पोस्टिंग में यहां पर किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट है? अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ लेजर पोस्टिंग की है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया। मुझे इसके आगे का कंसेप्ट कंटिन्यू करना है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? उत्कर्ष ने कहा नो सर। बेटे पारस, मंजोत, अरहंत बताओ बेटे, किसी को कोई डाउट है आप में से किसी को? पारस ने कहा नो सर, मंजोत ने कहा नो सर, अरहंत तो खैर बाद में ज्वाइन हुआ है, आधा क्वेश्चन निकल चुका था, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। बेटे अरहंत, इसका बैकअप आपको अवेलेबल हो जाएगा, बैकअप आपको एक्टिवेट हो जाएगा। उस बैकअप से आप इस लेक्चर को कंप्लीटली एक बार देखेंगे। वैसे अरहंत ने भी कहा नो सर लेजर पोस्टिंग तो मुझे ही बनती है। मैंने कहा ठीक है, सभी को लेजर पोस्टिंग बनती है बेटे, इसलिए मैं इस टॉपिक को इतनी जल्दी में खत्म कर रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या करना है सर? हाँ, लेजर पोस्टिंग होने के बाद क्या होगा? अब थोड़ा सा सोचेंगे, अब थोड़ा सा यहां पे कंसेप्ट का खेल आएगा। सर कंसेप्ट का खेल आएगा मतलब आओ देखते हैं। मैंने कहा बेटे मैं सारी चीजों को हटा देता हूं, ये लो। ठीक है सर, अब क्या करोगे? पहला अकाउंट, पेज नंबर 1, हमने लेजर बुक ओपन की। हमने कहा चलो हमारी साल भर की अकाउंटिंग हो गई, हमारा साल भर का बिजनेस हो गया। अब साल भर क्या करें? हमने कहा चलो साल भर नहीं सही तो महीने भर का, हमारा महीने भर की अकाउंटिंग हो गई। महीने भर में जितने ट्रांजैक्शन हुए उनकी हमने जर्नल एंट्री बना ली। महीने भर में जितने ट्रांजैक्शन हुए उनके लेजर पोस्टिंग कर ली। अब लेजर पोस्टिंग करने के बाद फाइनली एट द एंड ऑफ मंथ हमारे सामने, जैसे हमने लेजर ओपन की, हमारे सामने पहला अकाउंट दिखा, कौन सा? कैश अकाउंट। ये है हमारे सामने कैश अकाउंट। मैंने कहा सर अब करना क्या है? करना कुछ नहीं है, बस साथ में मेरे साथ साथ सोचेंगे बेटे आप लोग। आपका कैलकुलेटर आप लोग तैयार रखें, कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपको अपना कैलकुलेटर चलाना है और उन सवालों के जवाब आपको देने हैं। मैंने कहा बेटे पहला अकाउंट कौन सा दिख रहा है? पेज नंबर 1 में हमने कौन सा अकाउंट ओपन किया था? सर पेज नंबर 1 में हमने कैश अकाउंट ओपन किया था। तो मैंने कहा चलो एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है सर, हमने लिस्ट बनाना शुरू कर दी। पहला अकाउंट कौन सा? सर पहला अकाउंट है हमारा कैश अकाउंट। मैंने पहले नंबर पे लिख दिया कैश अकाउंट। कैश अकाउंट की कैटेगरी क्या है? इज इट द पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और द नॉमिनल अकाउंट? ये मेरा सवाल है बेटे आपसे। अब मैं सवाल आपसे पूछूंगा, जवाब आपको देने हैं, और ये सारे सवाल आपकी पिछली क्लासेस से रिलेटेड ही होंगे, कुछ भी नया सवाल मैं नहीं पूछूंगा आपसे। बेटे कैश अकाउंट की कैटेगरी क्या? उत्कर्ष ने जवाब दिया सर रियल अकाउंट। मैंने कहा ठीक है, यहां पर भी लिख दिया मैंने रियल अकाउंट। सर ऐसा लिख क्यों रहा है? ऐसे ही थोड़ा कभी कभी सोचना चाहिए ना बेटे, कंसेप्ट की बात आती है। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। मैंने कहा बेटे एक बात बताओ, कैश अकाउंट के डेबिट का टोटल कितने रुपए होता है? दैट इज माई क्वेश्चन। व्हाट इज द डेबिट टोटल ऑफ योर कैश अकाउंट? बोलो बेटे, व्हाट इज द डेबिट टोटल ऑफ योर कैश अकाउंट? 2,60,000, बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं कैश अकाउंट के डेबिट की टोटल देखूं तो डेबिट का टोटल होता है बेटे 2,60,000। ये जो डेबिट का टोटल 2,60,000 रुपीज का होता है, इसको मैंने एक कॉलम बनाया जिसकी हेडिंग में लिखा डेबिट टोटल, वहां पे लिख देता हूं बेटे 2,60,000। चलेगा काम? यस सर चल जाएगा। अब दूसरा सवाल, व्हाट इज द क्रेडिट टोटल ऑफ योर कैश अकाउंट? आपके कैश अकाउंट की क्रेडिट की टोटल कितनी होती है? पारस ने जवाब दिया 1,54,000। उत्कर्ष का जवाब आया 1,54,000। अरहन का जवाब आया 1,54,000। मंजोत, मेरे भाई मंजोत, अरे मंजोत पाजी किथे है तू? ए भाई पाई, यस सर। अरे मंजोत यही है। हाँ बताओ बेटे, बहुत ज्यादा पंजाबी तो नहीं आती मंजोत, आई एम रियली सॉरी अगर पंजाबी में कुछ गलत बोल दूं तो, गलत इंटरप्रिटेशन कर दूं तो। ठीक है, हाँ कोशिश करता हूं, लेकिन कभी कभी लोगों से सुनता हूं तो बड़ा मजा आता है लेकिन पंजाबी बोलने में। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज लगती है। हाँ तो बताओ बेटे मंजोत, व्हाट इज द क्रेडिट टोटल ऑफ योर कैश अकाउंट? सर हमारे कैश अकाउंट की क्रेडिट की टोटल होती है 1,54,000। तो यही क्रेडिट की टोटल 1,54,000 को मैंने क्रेडिट के टोटल के कॉलम में लिख दिया। जो काम मैंने किया है वो क्या किया है, इतना समझ में आ गया? क्यों किया है वो आखिरी में समझाता हूं बेटे। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा सबसे पहले बताओ अकाउंट का नाम क्या है? सर कैश अकाउंट। मैंने कैश अकाउंट का नाम लिख दिया। उसके बाद मैंने कहा बेटे कैश अकाउंट की डेबिट की टोटल बताओ। आपने कहा सर कैश अकाउंट की डेबिट की टोटल है 2,60,000। मैंने 2,60,000 लिख दिया। फिर मैंने कहा बताओ बेटे कैश अकाउंट की क्रेडिट की टोटल क्या है? आपने कहा 1,54,000। मैंने कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में 1,54,000 लिख दिया। ठीक है, अगला अकाउंट। अगला अकाउंट अगर आप देखोगे तो बताओ बेटे अगला अकाउंट कौन सा? सर अगला अकाउंट है हमारा कैपिटल अकाउंट। अरे अभी करेंगे उत्कर्ष, आराम से बेटे आराम से, बैलेंसिंग फिगर भी निकालेंगे, सब करेंगे, पूरा तमाशा करेंगे, लेकिन
अब क्योंकि हम सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, सीए फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो जैसा बेटे इंस्टीट्यूट को आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, पहले वो कंसेप्चुअल नॉलेज बिल्डअप तो कर दूं मैं एक बार, फिर उसके बाद आएंगे ना बैलेंसिंग भी करेंगे, बैलेंसिंग फिगर भी निकालेंगे, सब पूरी दुनिया दिखाऊंगा बेटे, टेंशन मत लो। आगे चले। हाँ, अगला अकाउंट कौन सा था सर? अगला अकाउंट है हमारे पास में कैपिटल अकाउंट। तो मैंने नाम लिख दिया, मैंने कहा ये लो कैपिटल अकाउंट, नाम तैयार। बताओ बेटे कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या है? इट इज द पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। व्हाट इज द नेचर ऑफ कैपिटल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, ये लो पर्सनल अकाउंट। मैंने कहा बेटे बताओ कैश अकाउंट के डेबिट का टोटल कितने रुपए का होता है? ये आपने अपने लेजर के अंदर, उत्कर्ष ने कहा 0, बिल्कुल ठीक बात है। कैश अकाउंट की डेबिट की टोटल होती है बेटे निल। मैंने कहा बेटे बताओ कैपिटल अकाउंट की डेबिट की टोटल होती है निल। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट का टोटल कितने रुपए का, ये बताओ। बोलो बेटे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट का टोटल कितने रुपए? सर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट की टोटल है 2 लाख रुपीस। ठीक है, मैंने कहा ये 2 लाख रुपीस को यहां पर लिख देता हूं, क्रेडिट टोटल 2 लाख रुपीस। आगे चलते हैं। अगला अकाउंट जो मेरे पास में था बेटे था वो परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट में डेबिट की टोटल कितने रुपए की होती है? सवाल। नेक्स्ट अकाउंट है परचेस अकाउंट, मैंने नाम लिख दिया। व्हाट इज द नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट? पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। बताओ बेटे परचेस अकाउंट कौन सी अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है? सर एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, बिल्कुल ठीक बात है। एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है बेटे। डेबिट की टोटल कितनी? सर डेबिट की टोटल होती है सर यहां पर 1 लाख रुपीस की। अब डेबिट की टोटल 1 लाख है तो मैंने डेबिट के कॉलम में लिख दिया 1 लाख रुपीस। परचेस अकाउंट की क्रेडिट की टोटल कितने रुपए की होती है? व्हाट इज द क्रेडिट टोटल ऑफ योर परचेस अकाउंट? सर क्रेडिट की टोटल होती है निल। अब क्रेडिट की टोटल क्योंकि 0 होती है, निल होती है, तो मैंने यहां पर भी टोटल लिख दिया निल। सर बैलेंस वगैरह सब करेंगे बेटे, अभी पहले समझा तो दूं असल में मैं करने की क्या कोशिश कर रहा हूं और ऐसा किया क्यों जा रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अकाउंट बेटे हमने जो ओपन किया था वो था श्याम अकाउंट। मैंने भी लिख दिया बेटे अपनी लिस्ट में श्याम अकाउंट। श्याम अकाउंट की कैटेगरी क्या? सर श्याम अकाउंट हमारे लिए पर्सनल अकाउंट है, मैंने भी लिख दिया बेटे पर्सनल अकाउंट। श्याम अकाउंट में मैंने पूछा बेटे डेबिट का टोटल कितने रुपए का है? साफ साफ दिख रहा है सर श्याम अकाउंट के डेबिट का टोटल है 60,000। ठीक है, और यही 60,000 के डेबिट का टोटल आपके डेबिट साइड में आ गया। फिर मैंने पूछा बेटे श्याम अकाउंट के क्रेडिट का टोटल कितना है? सर 40,000 प्लस 10,000 50,000 रुपीज, मैंने लिख दिया 50,000। ठीक है, पेज नंबर 5 पे हमने कौन सा अकाउंट ओपन किया था? सर पेज नंबर 5 में हमने सेल्स अकाउंट ओपन किया था। ठीक है, मैंने लिख दिया बेटे सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट की कैटेगरी होनी चाहिए नॉमिनल अकाउंट। बीइंग इनकम इन नेचर इट शुड बी क्लासिफाइड एज अ नॉमिनल अकाउंट, और बीइंग रेवेन्यू इन नेचर इट शुड बी क्लासिफाइड एज अ नॉमिनल अकाउंट। सेल्स अकाउंट की डेबिट की टोटल कितनी है? 0, तो मैंने भी कहा ठीक है निल। सेल्स अकाउंट की क्रेडिट की टोटल कितने रुपए की है? सर 80,000, तो मैंने भी लिख दिया क्रेडिट साइड में 80,000। पेज नंबर 6 में हमने ओपन किया था राम अकाउंट। यहां पे लिस्ट में मेरा नाम आ गया बेटे राम अकाउंट। राम अकाउंट की भी कैटेगरी होनी चाहिए पर्सनल अकाउंट। अगर मैं राम अकाउंट की डेबिट की टोटल देखूं तो ये आती है 25,000 रुपीज की। ये मैंने डेबिट की टोटल लिख दी बेटे 25,000 रुपीज। राम अकाउंट की क्रेडिट की टोटल आती है 40,000 रुपीज, तो मैंने अपने लिस्ट में 40,000 रुपीज को क्रेडिट भी कर दिया। आगे चलते हैं। इसके बाद है बेटे रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट मेरा नया अकाउंट है, पेज नंबर 7 पे मैंने लिख दिया रेंट अकाउंट। ये भी मेरा एक नॉमिनल अकाउंट है। रेंट अकाउंट की डेबिट की टोटल होती है 4,000 रुपीज, मैंने अपनी डेबिट टोटल की लिस्ट में 4,000 रुपीज लिख दिया। क्रेडिट की टोटल होती है निल, मैंने अपनी लिस्ट में 4,000 रुपीज या निल लिख दिया अपने क्रेडिट साइड में। आगे चलते हैं। अगला अकाउंट हमने जो ओपन किया था पेज नंबर 8 में वो था हमारा सैलरी अकाउंट। लिस्ट में आ गया बेटे सैलरी अकाउंट। नेचर ऑफ द अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, मैंने लिस्ट में लिख दिया बेटे नॉमिनल अकाउंट। डेबिट की टोटल कितने रुपए? 20,000, मैंने डेबिट के टोटल में लिख दिया 20,000। क्रेडिट की टोटल कितने रुपए? निल, तो मैंने क्रेडिट में लिख दिया निल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अकाउंट था बेटे यहां पर सेल्स रिटर्न अकाउंट। लिस्ट में आ गया सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट की कैटेगरी भी क्या थी बेटे? नॉमिनल अकाउंट। डेबिट का टोटल था इसका 10,000 रुपीज, यही आ गया डेबिट टोटल में। क्रेडिट का टोटल था इसके अंदर निल, ये आ गया बेटे क्रेडिट साइड में। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला अकाउंट परचेस रिटर्न अकाउंट। परचेस रिटर्न अकाउंट आ गया बेटे मेरी लिस्ट में, इसका भी नेचर था नॉमिनल अकाउंट। परचेस अकाउंट की डेबिट की टोटल है निल और क्रेडिट की टोटल है 5,000 रुपीज, यही टोटल बेटे मेरे लिस्ट में भी आ गए। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला अकाउंट है बेटे मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट की कैटेगरी होगी बेटे रियल अकाउंट। डेबिट की टोटल है बेटे 50,000 रुपीज, मैंने डेबिट की टोटल डेबिट साइड में लिख दी। क्रेडिट की टोटल है बेटे निल, तो क्रेडिट की टोटल मैंने क्रेडिट साइड में लिख दी निल। अब नया सवाल सुने, ये जो लिखा है डेबिट टोटल में अलग अलग अमाउंट लिखे हैं, बताओ बेटे इन सबकी टोटल कितने रुपए की होती है? डेबिट टोटल में अलग अलग अकाउंट के जो डेबिट के टोटल लिखे हुए हैं, इन जल्दी से इन सबकी टोटल करके बताओ। सबका कैलकुलेटर मेरी उम्मीद है तैयार है, सबने अपना कैलकुलेटर तैयार रखा है।
मुझे डेबिट टोटल में जितने अमाउंट लिखे हुए हैं उन सारे अमाउंट की टोटल चाहिए। व्हाट शुड बी द टोटल ऑफ डेबिट टोटल कॉलम। एक आंसर आया 5,29,000। किसका आंसर आया है बेटे? अरहंत बाफना का भी 5,29,000 आ गया है और इसके साथ साथ उत्कर्ष का भी 5,29,000 का आंसर आया है। ठीक है बेटे, दो लोगों का 5,29,000 है, सही है एकदम। अब मैंने कहा बेटे जो क्रेडिट के टोटल में अमाउंट लिखे हुए हैं, इस कॉलम में जितने अमाउंट लिखे हुए हैं इन सारे अमाउंट की टोटल करके बताओ। बोलो बेटे इन सारे अमाउंट की टोटल कितने रुपए की बनती है? 5,29,000 बिल्कुल ठीक। यानी बेटे कुल मिला के आपका डेबिट के टोटल के कॉलम का टोटल और क्रेडिट टोटल के कॉलम का टोटल दोनों एक दूसरे को बराबर कर जाते हैं। या इसको जब बराबर होते हैं ना, मैंने कहा बेटे डेबिट टोटल सम ऑफ डेबिट टोटल, सम के लिए हम ऐसा समेशन का साइन लगा देते हैं, सम ऑफ डेबिट टोटल इज इक्वल टू सम ऑफ क्रेडिट टोटल। तो इसको कहते हैं बेटे टैली हो जाना। जब दोनों साइड का टोटल बराबर हो जाए तो दोनों साइड के टोटल के बराबर होने को हम लोग कहते हैं टैली हो जाना, या कई बार इसको कहते हैं बेटे हम लोग एग्री हो जाना। ठीक सर, ये दो अलग अलग वर्ड क्यों? बेटे पहले टैली हो जाना वर्ड लिखा करता था, जो हमको इंस्टीट्यूट की तरफ से मॉड्यूल आता है ना, जो इंस्टीट्यूट की तरफ से स्टडी मटेरियल आता है, उसमें पहले सिचुएशन को जहां पर डेबिट और क्रेडिट का टोटल एक दूसरे के बराबर हो जाए उसको हम लोग टैली होना कहते थे। ऐसे हमारे पुराने इंस्टीट्यूट की बुक्स में लिखा होता था। आजकल बेटे हमारी जो मॉड्यूल्स आते हैं उसमें इसको ट्रायल बैलेंस टैली हो गया ऐसा लिखने की बजाय आजकल लिखा जाता है ट्रायल बैलेंस इज एग्रीड। यहां पे ट्रायल बैलेंस एग्री कर गया इसलिए ऐसा लिखा जाता है। तो कई बार आप सुनेंगे कि इसको टैली होना कहते हैं, कई बार आप सुनेंगे कि इसको एग्री होना कहते हैं, कि डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के साथ एग्री कर रहा है, दोनों टोटल बराबर है। तो सर ये स्टेटमेंट जो बनाया ये है क्या? हाँ, ये जो स्टेटमेंट हमने बनाया है जिसमें हमने अलग अलग अकाउंट के नाम लिखे हैं, इनके डेबिट के टोटल लिखे हैं, इनके क्रेडिट के टोटल लिखे हैं और बाद में इनकी ग्रैंड टोटल करके चेक किया है कि क्या डेबिट का टोटल और क्रेडिट के टोटल का अमाउंट बराबर होता है कि नहीं होता। ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं बेटे ट्रायल बैलेंस। और क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस हर एक अकाउंट के डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल लेके बनाया गया है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस बाय टोटल मेथड। याद रहेगा बेटे, इसको हम लोग कहते हैं ये जो स्टेटमेंट बनाया है जिसमें हमने अपने लेजर में जितने भी अकाउंट ओपन किए हैं उन सारे अकाउंट के नाम लिखे हुए हैं, उन सारे अकाउंट की डेबिट की टोटल लिखी हुई है, उन सारे अकाउंट के क्रेडिट की टोटल लिखी हुई है और बाद में बेटे हमने चेक करके देखा कि क्या डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर होता है या नहीं होता। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। और क्योंकि ट्रायल बैलेंस हर एक अकाउंट के डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल निकाल निकाल के बनाई गई है, इसलिए इसको कहा जाता है ट्रायल बैलेंस बाय टोटल मेथड। अरे बोलो बेटे इतनी बात समझ में आई, हां या ना? यस और नो? बेटे मैं आप सभी से जवाब का इंतजार कर रहा हूं। इतनी बात समझ में आई? ये जो स्टेटमेंट हमने बनाया है इस स्टेटमेंट का नाम है बेटे ट्रायल बैलेंस। और क्योंकि ये स्टेटमेंट हर एक अकाउंट के डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल निकाल निकाल के बनाया गया है, इसलिए इसको कहते हैं बेटे ट्रायल बैलेंस बाय टोटल मेथड। अच्छा सर ठीक है। सर ये ट्रायल बैलेंस लेकिन बनाया क्यों आपने? ये ट्रायल बैलेंस बनाने का सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही कारण था, मैं ये देखना चाहता था कि क्या मेरी अकाउंट की बुक में अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं है। सर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब कि हमने जो प्लस माइनस करना है ना, हमने वो प्लस माइनस ठीक तरीके से किया है कि नहीं किया। आपने हर एक अकाउंट का टोटल किया। फॉर एग्जाम्पल बेटे अगर मैं आपको रिवर्सल ऑर्डर में लेके चलूं कायदे से देखा जाए तो आपने हर एक अकाउंट का टोटल किया। आपने कहा भाई परचेस रिटर्न अकाउंट के डेबिट का टोटल ले ले, परचेस रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट का टोटल 5,000 है तो फिर आपने क्रेडिट में 5,000 लिख दिए। सेम मैनर में आपने कहा भाई मशीनरी अकाउंट के डेबिट का टोटल है 50,000 रुपीज तो आपने डेबिट में 50,000 लिखे, क्रेडिट साइड का टोटल है निल तो आपने क्रेडिट में लिखा निल। इस तरीके से मैं ये चेक करना चाहता था कि मेरी अकाउंट की बुक में अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं है। पहली बात तो मेरी अकाउंटिंग ठीक चल रही है या नहीं चल रही, क्या मैं अपनी अकाउंटिंग में कहीं रास्ते से भटक तो नहीं गया, क्या मेरी अकाउंटिंग में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, क्या मैं अपनी अकाउंटिंग में कुछ गलतियां तो नहीं कर रहा हूं। तो अल्टीमेटली ये चेक करने के लिए कि मेरी अकाउंटिंग के अंदर कुछ गलतियां तो नहीं हो रही है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय, या ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद उसकी लेजर पोस्टिंग करते समय मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है। लेजर पोस्टिंग भी अगर ठीक हुई है तो क्या मेरी अकाउंट की बुक में प्लस माइनस एकदम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे यहां पे सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी है। तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए स्टेटमेंट बना के देखा जाता है। अगर यहां पे डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रायल बैलेंस
बैलेंस एग्री कर गया, और अगर ट्रायल बैलेंस एग्री कर गया है तो एक बात तो पक्की है कि आपकी अकाउंट की बुक में अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है। आपकी अकाउंट की बुक में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए हैं सही तरीके से रिकॉर्ड हुए हैं। मैं कह रहा हूं जो जिन ट्रांजैक्शन की लेजर पोस्टिंग हुई है वो लेजर पोस्टिंग ठीक तरीके से हुई है। हां, अगर ट्रांजैक्शन को आपने रिकॉर्ड ही गलत किया होगा तो वो एरर अभी भी रहेगा, लेकिन अगर आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है तो रिकॉर्ड करने के बाद उसकी जो लेजर पोस्टिंग होनी चाहिए, लेजर पोस्टिंग एकदम ठीक तरीके से हुई है। हमारी अकाउंट की बुक में अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है, इस बात की इंश्योरिटी मिल जाती है। सर लेकिन कभी तो हमने ट्रायल बैलेंस ऐसी टोटल मेथड से तो आज तक नहीं बनाया, आप तो पहली बार बता रहे हो। बोलो ना बेटे, कभी आपने ट्रायल बैलेंस टोटल मेथड से बनाया था, हां या ना? बोलो बेटे, इसके पहले आपने कभी ट्राई, क्योंकि अगर बनाया होगा तो मैं शॉर्टकट में अपनी बात को खत्म कर दूंगा, लेकिन नहीं बनाया होगा तो फिर मैं डिटेल में जाऊंगा। इसलिए मैं आपसे, सर टोटल तो किया था। हाँ बेटे, टोटल करना बात अलग होती है। इस तरह से टोटल मेथड से हर एक अकाउंट के डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल निकाल के क्या आपने ट्रायल बैलेंस बनाया था? नो सर, नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आपके 11th और 12th के अंदर ये कवर नहीं होता था, बट ये आपके सीए फाउंडेशन के अंदर कवर होता है बेटे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो 11th चैप्टर का नाम आपको सेम लगेगा कि सर हमने तो 11th में पढ़ रखा था, लेकिन उसके अंदर 11th क्लास में बहुत सारी चीजें, उस चैप्टर का नाम वही था, कंसेप्ट वही था, लेकिन बहुत सारी चीजें उसके अंदर से छोड़ी गई है, लेकिन वही सारी चीजें अब सीए फाउंडेशन के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यहां पर इस तरीके से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है टोटल मेथड से। सर ये ट्रायल बैलेंस टोटल मेथड से बनाया क्यों जाता है, सवाल इसका है। अच्छा, मैं चाहूंगा बेटे इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, बस लिखना नहीं है, अपना अपना बेटे, या तो आप अगर डेस्कटॉप में देख रहे होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डेस्कटॉप में देख रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा तो फोन से अपनी फोटो खींच लें, मतलब इस स्क्रीन की फोटो खींच लें। बस आगे मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप बेकार में वर्कआउट करो, बेकार में आप समय बर्बाद करो, इसलिए लिखने का सजेशन मैं आपको नहीं दूंगा फिलहाल। हाँ बेटे, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो लिखें डन, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। हाँ, मैं हट जाऊं सामने से, ये लो बेटे डन। उत्कर्ष ने कहा बेटे डन, अरंत ने भी कहा डन। बेटे पारस स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? जैसे पारस कैमरे के सामने खड़े होके तुमने अपना स्क्रीनशॉट लिया है और उसको अपनी डीपी बनाई है, वैसे ही बेटे इसका भी स्क्रीनशॉट लो। अब इसको डीपी बनाना नहीं बनाना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन स्क्रीनशॉट लो और जल्दी लिखो पारस डन। पारस कहां हो? चलो, लगता पारस ने बेटे स्क्रीनशॉट तो ले लिया है लेकिन मैसेज नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। हियर सर, अच्छा हो स्क्रीनशॉट ले लिया बेटे? पारस स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ या ना? यस सर, नो? यस सर। चलो फिर आगे चलते हैं। ठीक है सर, हमने ऐसा काम किया क्यों? टोटल मेथड से हमने ट्रायल बैलेंस बनाया क्यों, और कब बनाया जाता है, कैसे बना, क्यों बनाया जाता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग दिस काइंड ऑफ ट्रायल बैलेंस? मैंने कहा सुनो, अगर आपको इसका पर्पस देखना है तो पर्पस देखने के लिए मैं इसको इस तरीके से लेके चलता हूं। हमने पढ़ा था बेटे एक पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट हमसे कहता था कि आपका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो अकाउंटिंग पीरियड बेटे आपका बहुत बड़ा हो सकता है। हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो अकाउंटिंग पीरियड बहुत लंबा हो सकता है। इस अकाउंटिंग पीरियड में आपका ये जो अकाउंटिंग पीरियड है वो इनफाइनाइटली लार्ज हो सकता है। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था जिसका नाम था पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कहता है बेटे यहां से आपने अपने बिजनेस को शुरू किया, अब आपका बिजनेस कब बंद होगा ये तो कोई नहीं जानता। यहां पर आपका बिजनेस बंद होने वाला, अब ये जो बिजनेस बंद होगा 100 साल बाद, 200 साल बाद, 500 साल बाद, कब बंद होगा हमको तो नहीं पता। तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट ने कह दिया कि आप अपने अकाउंटिंग के इस होल लाइफ टाइम को, दैट इज द लाइफ टाइम ऑफ योर बिजनेस, आप अपने अकाउंटिंग के होल लाइफ टाइम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे, और ये जो छोटा हिस्सा होगा ये होगा जनरली 12 मंथ का। तो इसको आपने कहा था अकाउंटिंग पीरियड। इसको किस नाम से पुकारा था हमने? अकाउंटिंग पीरियड के नाम से पुकारा था। तो हमारा पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कहता है कि आपका अकाउंटिंग पीरियड इनफाइनाइटली लार्ज हो सकता है। अब इनफाइनाइटली लार्ज अकाउंटिंग पीरियड में आप पीरियोडिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे निकालेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता करेंगे, आप अकाउंट के ऑब्जेक्टिव को कैसे सेटिस्फाइड करेंगे? तो उन्होंने कहा भाई आप टोटल लाइफ टाइम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो और एक छोटे हिस्से को कह दो आप अपना अकाउंटिंग पीरियड, और ये अकाउंटिंग पीरियड जनरली 12 मंथ का होना चाहिए। इतनी बात हमारी पीरियोडिसिटी कंसेप्ट के अंदर हुई। तो अब जब हमारा ये जो 12 मंथ वाला पीरियड है, अगर मैं इसको और एक्सप्लेन करूं तो मान लेता हूं बेटा मेरा अकाउंटिंग पीरियड शुरू हुआ 1 अप्रैल 2019 को, खत्म होना है 31 मार्च 2020 को, ये मेरा अकाउंटिंग पीरियड खत्म होना है।
ठीक है सर, ओके। तो अब अकाउंटिंग पीरियड इस तरीके से खत्म होना है, तो कायदे से जब मेरा अकाउंटिंग पीरियड खत्म होगा तब मुझे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना चाहिए। जब मेरा अकाउंटिंग पीरियड खत्म होगा तब ईयर एंड में मुझे बैलेंस शीट बनानी चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए ईयर एंड में तो ट्रायल बैलेंस बनाया ही जाएगा, लेकिन ये ट्रायल बैलेंस कब बनेगा बेटे? पूरे पूरे 12 मंथ खत्म होने के बाद। और हो सकता है कि जब ईयर एंड में आप अपना एक ट्रायल बैलेंस बनाएं, पूरे पूरे 12 महीने खत्म होने के बाद जब आप अपना ट्रायल बैलेंस बनाएं, तब तक हो सकता है कि आपकी अकाउंट की बुक में इतनी ज्यादा गलतियां हो गई हों कि शायद आप उन गलतियों को ढूंढ भी ना पाए। तो हमने कहा कि भाई हम क्यों ना बीच बीच में ही चेक करते चले कि हमारी अकाउंटिंग सही चल रही है गलत चल रही है। तो हमने डिसाइड कर लिया, ये हो गया 6-6 महीने, ये हो गया 3-3 महीने, ये हो गया पहला महीना, ये हो गया दूसरा महीना। हम हर मंथ के एंड में ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। We are going to prepare the trial balance at the end of each month. अब यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव क्या है बेटे? इस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर ना तो तुमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ना तो बेटे आपने बैलेंस शीट बनानी है। तो अल्टीमेटली यहां पर ट्रायल बैलेंस बनाने का ऑब्जेक्टिव फाइनल अकाउंट बनाना है, ऐसा नहीं है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच मंथ इज टू आइडेंटिफाई वेदर द अकाउंटिंग इज गोइंग करेक्ट और नॉट, वेदर द अकाउंटिंग प्रोसेस वी आर फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रोसेस करेक्टली और नॉट। हमारी लेजर पोस्टिंग ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है, अकाउंट की बुक में हमारी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है कि नहीं है, सिर्फ इतना ही चेक करना है। सर ईयर एंड में जो ट्रायल बैलेंस बनेगा उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? बेटे ईयर एंड में जो अकाउंट पे ट्रायल बैलेंस बनेगा उसके 2 ऑब्जेक्टिव हैं। आपको यहां पर अरिथमेटिक 2 ऑब्जेक्टिव हैं। आपको यह भी चेक करना है कि इसके अंदर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है कि नहीं। यू हैव टू चेक वेदर द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इज देयर और नॉट। और दूसरी चीज, और आपको बेटे फाइनल अकाउंट भी बनाने हैं, तो इन 2 चीजों को ध्यान में रख के ईयर एंड में ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। लेकिन जब मंथ एंड में मैं ट्रायल बैलेंस बनाता हूं तो मेरा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, मुझे चेक करना है कि मेरी अकाउंट की बुक में अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं है, मेरी अकाउंट की बुक प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। इसीलिए बेटे यहां पर जो ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा वो ट्रायल बैलेंस बनता है बेटे टोटल मेथड से। दिस टाइम वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस बाय टोटल मेथड। तो टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाना यह होता है हमेशा अकाउंटिंग पीरियड के बीच में। जब कभी आपको ऐसा लगता है कि हमने अपनी अकाउंट की बुक के पन्ने पलटा के देखने हैं, हमने अकाउंट की बुक को एक बार वेरीफाई करके देखना है कि हमारी अकाउंटिंग ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है, सारे ट्रांजैक्शन प्रॉपर तरीके से लेजर पोस्टिंग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, डेबिट का टोटल सही है कि नहीं, क्रेडिट का टोटल सही है कि नहीं, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी सही है कि नहीं। जब आपको सिर्फ इतनी ही बातों को चेक करना होता है तब उस कंडीशन में आप यहां पे चाहें तो ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, और वो जो ट्रायल बैलेंस बनेगा वो आपकी टोटल मेथड के हिसाब से बनेगा। दिस टाइम द ट्रायल बैलेंस विल प्रिपेयर्ड बाय टोटल मेथड। तो ये जो ट्रायल बैलेंस बेटे हमने बनाया है, ये ट्रायल बैलेंस हमने टोटल मेथड से प्रिपेयर किया है, और टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाते समय हमारा सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंट की बुक में अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है कि नहीं है ये चेक करने का। इतनी बात बेटे समझ में आ गई? बोलो हां या ना, जल्दी बताएं बेटे। अरहंत, पारस, उत्कर्ष, यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। सर और कोई मेथड भी है क्या ट्रायल बैलेंस बनाने की? हाँ, एक मेथड और भी है जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंस मेथड। तो कल बेटे हम अपने ट्रायल बैलेंस की जो बैलेंस मेथड है उसको क्रॉस चेक करेंगे, उसको समझेंगे, उससे ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है वो देखेंगे, और उसके बाद में फिर दूसरे भी हम प्रैक्टिस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके अंदर हम पर्टिकुलर लेजर बनाने की कोशिश करेंगे, ट्रायल बैलेंस के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कल में मेरी उम्मीद है हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब जितने टॉपिक हैं वो सब 3-3, 4-4 दिन के अंदर खत्म हो जाया करेंगे। अब यहां पर बहुत ज्यादा धीरे धीरे चलने वाले टॉपिक अब लगभग आपके खत्म होने लगे। ठीक, तो इसके बाद बेटे अब हमारी मुलाकात होगी कल मॉर्निंग 9 o'clock। कल हम अपनी रेगुलर क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कल हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे बाय बैलेंस मेथड, लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कल और सॉल्व करेंगे। इतना क्लियर? बोलो ना बेटे, बात सही है हाँ या ना? यस सर, ओके। तो चलो बेटे बाय बाय, कल मुलाकात होगी हमारी।